हेलो एवरीवन, वेलकम इन टॉप रैंकर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम झारखंड में पिछले साल पूछा गया प्रीवियस ईयर पीजीटी केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लास्ट में एनालिसिस करेंगे कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अगर आप जेएसएससी पीजीटी केमिस्ट्री का या लैब असिस्टेंट या लैब टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम को लिंक दे देंगे, उसमें आप जुड़ जाएं। बहुत लोग वहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, जिससे कि आपका फुल फ्लो बना रहे। सबसे पहले अगर देखा जाए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है सोडियम एटम आर्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल ऑफ ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। मतलब बॉडी सेंटर्ड सोडियम एटम बनाया तो टोटल एटम कितना होता है, तो सारा कॉर्नर मिला के एक प्लस बॉडी सेंटर में एक, टोटल कितना 2 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड रिएक्ट्स विद इथिलीन ऑक्साइड। इसका मतलब क्या है, इसको समझेंगे। इथिलीन ऑक्साइड मतलब CH2 और यहाँ पे O, और एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। मान लीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो देखिए ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। तो ये नेगेटिव अटैक करेगा, पॉजिटिव ये खुल जाएगा तो क्या बन जाएगा RCH2 यहाँ पे OMgX, और हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बदल जाएगा ये OH। ठीक है। तो क्या बदल गया ये प्राइमरी एल्कोहल। क्या बन गया ये प्राइमरी एल्कोहल, इसलिए प्राइमरी एल्कोहल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में तो क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द करेक्ट नॉट्स इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब नट्स इक्वेशन में हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, नट्स इक्वेशन में जो है ये सॉल्ट ब्रिज होता है। सॉल्ट ब्रिज के इधर जो है ऑक्सीडेशन होता है और इधर रिडक्शन होता है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखो Zn से कहाँ जाएगा Zn2 प्लस प्लस, दूसरा क्या है, इधर रिडक्शन लिखना है Fe2 प्लस से Fe3 प्लस नहीं लिखना है, यहाँ पे रिडक्शन लिखना है Fe3 प्लस से कहाँ पे Fe2 प्लस। अब बैलेंस करेंगे चार्ज को। ठीक है। तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पे कितना करेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस और 4 प्लस 6 प्लस, और यहाँ पे भी 6 प्लस। तो इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। अब इक्वेशन बैलेंस के साथ देखिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, ऑक्सीडेशन में 2 का भी और रिडक्शन में 2 का चेंज हो रहा है। इसलिए हम लोग जानते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT डिवाइड बाय NF। अगर NF में देखें सब में 2 है, 2 का चेंज हो रहा है ना, या तो ऑक्सीडेशन देख लेते हैं या तो रिडक्शन देख लेते हैं, दोनों में सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। लेकिन अब प्रोडक्ट में क्या हुआ, Zn2 प्लस इंटू Fe2 प्लस का होल स्क्वायर किस में है, Zn2 प्लस और Fe2 प्लस का होल स्क्वायर इसमें भी है, Zn2 प्लस Fe2 प्लस का स्क्वायर इसमें भी है। इसमें देखेंगे ये 3 प्लस वाला तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट में 2 प्लस वाला है। तो ये दोनों में देखेंगे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा Fe3 प्लस का होल स्क्वायर। तो देखेंगे यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो इसलिए क्या हो गया आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव द लोवेस्ट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम पूछ रहा है, मतलब उसको तोड़ने में सबसे कम एनर्जी मतलब वीक बॉन्ड। अब वीक बॉन्ड कौन होगा, जो बॉन्ड लंबा होगा। तो बॉन्ड लंबा कौन है, कार्बन कार्बन छोटा छोटा एटम, कार्बन छोटा एटम बड़ा एटम, छोटा एटम और छोटा एटम, छोटा एटम और छोटा एटम। तो सबसे बड़ा वाला बॉन्ड कौन है, CCl। बड़ा बॉन्ड, कमजोर बॉन्ड, कम एनर्जी, कम फ्रीक्वेंसी। ठीक है। फिर पूछा है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ हीलियम गैस इज √8 टाइम्स द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस। अगर हम एवरेज वेलोसिटी के फार्मूला की बात करें, अगर हम बी एवरेज का, तो √8 RT/πm होता है। और हमको पता है कि हीलियम का जो है वो ऑक्सीजन से जो है वो √8 टाइम्स ज्यादा है ना। तो T इज द, अब इस पे कोरिलेट करना है तो हमें एक बार लिखेंगे क्या 8RT/πm। ये किसका हम लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं हम भी हीलियम का, और दूसरा क्या लिख रहे हैं हम भी ऑक्सीजन का, कितना लिख रहे हैं √8RT/πm। अब हम जानते हैं क्या, देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि ये दोनों क्या होता है BHE। अब तो यहाँ पे पुटअप कर दीजिए कितना होगा BHE, या तो किसी एक में इक्वल कर दीजिए। ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे BHE की जगह पे √8 इंटू
VO2 कर सकते हैं हम, ठीक है। O2 इज इक्वल टू रूट अंडर 8RT बाय क्या, यहाँ पे पाई एम, मोलर मास कितना है हीलियम का 4, यहाँ पे क्या है VO2 इज इक्वल टू क्या है रूट अंडर 8RT बाय पाई, और मोलर मास कितना है 32। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे VO2 कर देंगे, तो VO2 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, VO2 इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 8RT बाय पाई, यहाँ पे कितना 4, और यहाँ पे 1/8, क्योंकि देखो यहाँ से ये ले आए। अब VO2 बराबर यहाँ सॉल्व कर देंगे, ये टेम्परेचर किसका है हीलियम का, वो टेम्परेचर किसका है ऑक्सीजन का। यहाँ पे क्या करेंगे क्या, यहाँ पे 8RT बाय पाई 4 रूट अंडर बाय 1/8 इज इक्वल टू, वहाँ पे कितना रूट अंडर 8RT बाय कितना पाई हो जाएगा आपका 32, ऑक्सीजन है। अब देखिए 8R कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, TT कैंसिल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये T1 हीलियम के लिए है, ये T2 किसके लिए है, ये आपका, और यहाँ पे √8 टाइम्स था ना, तो √8 टाइम्स था तो √8 रहेगा। यहाँ पे कितना, ये ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, √8 टाइम्स है, तो हमें सॉल्व करने से क्या आया, देखिए रूट अंदर जाएगा तो कितना होगा T/√32 इज इक्वल टू कितना है TO/32, रूट कैंसिल 32 कैंसिल, मतलब T हीलियम का इज इक्वल टू T ऑक्सीजन का, तो T हीलियम इज इक्वल टू T ऑक्सीजन, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। फार्मूला है, फार्मूला से सेट करना है बस, ठीक है। उसके आगे देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए मेजर प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, तो देखेंगे टर्सरी ब्यूटाइल जो एलिमिनेशन के लिए है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है एलिमिनेशन, और अगर स्ट्रॉन्ग जनरली न्यूक्लियोफाइल होता है तो सब्स्टिट्यूशन। तो ये सबसे पहले बेस देखना है, टर्सरी ब्यूटोक्साइड वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, और हैवी लार्ज है इसलिए हॉफमैन प्रोडक्ट देगा, या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के HBr निकालेगा, या तो यहाँ से निकालेगा। तो चेक कर लेते, इधर से नहीं देगा, बिल्कुल इधर नहीं होगा, तो आंसर ये होगा हॉफमैन प्रोडक्ट देगा आंसर। व्हाट इज द करेक्ट नेम फॉर द गिवन मॉलिक्यूल, नेम क्या है, यहाँ RS पहले करना पड़ेगा, तो देखिए क्या है, ये प्रायोरिटी नंबर 1 देंगे इसको, प्रायोरिटी नंबर 1 देंगे इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, ठीक है। और ये फोर्थ वाला एबव है इसलिए जो भी आएगा उसको उल्टा कर देंगे, ये क्या है R है लेकिन हो जाएगा क्या S, तो S वाला ऑप्शन मिला ये है। तो अब फंक्शनल ग्रुप इधर है तो इधर ही करेंगे, 2S जो होगा आंसर हो जाएगा, बाकी बात आगे मिलाते रहिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट द करेक्ट प्रोडक्ट, देखिए ये जैम नेट के लिए बहुत, गेट के लिए बहुत फेमस क्वेश्चन हुआ करता है ये। इसमें क्या है देखना है आपको, जब भी प्रोडक्ट बनेगा ना तो 1 to एक्सियल बनेगा, मतलब जो भी आएगा वो एक्सियल पे जनरली आएगा, 1 to डायएक्सियल बनेगा। तो हमें पता है इसका ओवरऑल काम क्या होता है, OH और H लगाना, और मार्कोनिक्स के अनुसार मतलब जहाँ पे कार्बन ज़्यादा है वहाँ पे OH आएगा, मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे OH आएगा, तो यहाँ OH आएगा, तो यहाँ एक्सियल पे OH आएगा, और दूसरी तरफ H क्या आ जाएगा एक्सियल पे, मिला लो देखो 1 to डायएक्सियल बनेगा प्रोडक्ट। तो OH किधर है एक्सियल पे, इधर नहीं है, इधर देखो इक्वेटोरियल पे नहीं लेंगे, एक्सियल OH है यहाँ पे, तो देखिए ये आंसर सही है। 1,4 डायएक्सियल प्रोडक्ट देता है जनरली साइक्लोहेक्सिन, ठीक है। उसके बाद द गैस दैट लिक्विफाइज फर्स्ट व्हेन कूल्ड फ्रॉम 500 केल्विन टू इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, सीधी सी बात है, हम फिर आसानी से जल्दी कौन होगा, अब हमें टेम्परेचर 500 है जिसे हम सपोज समझो अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो पहले जल्दी कौन आएगा, पहले 20 डिग्री सेल्सियस आएगा, फिर कम होते जाएगा, तो जल्दी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को अचीव करना आसान होता है। तो 500 से कम करते करते आ रहे हैं हम, तो जल्दी कौन अचीव होगा, जो सबसे ऊपर होगा, सबसे हाई वाला होगा, ये जल्दी अचीव होगा, मतलब जल्दी लिक्विफाइड होगा। उसके बाद क्या बोलता है, द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ गैस P and Q एट द सेम टेम्परेचर आर Vp एंड एटना, देयर मोलर मासेस आर MP एंड MQ रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। सीधी सी बात है, आपको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है MPV का फॉर्मूला होता है √2RT/m। अब पूछा है क्या, देयर मोलर मासेस आर MP एंड MB, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। तो देखिए V किसके लिए है, वेलोसिटी ऑफ P,
P इज इक्वल टू √2RT/MP और VQ इज इक्वल टू √2RT/MQ। फिर मोलर मासेस रिस्पेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कैसे इस चीज को क्या करेंगे, रूट को इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा VP² इज इक्वल टू, जब भी इस तरह का दो इक्वेशन हो उसको कंपेयर करना पड़ता है तो एक तरफ सेम चीज ले आओ, एक तरफ सेम चीज ले आएंगे तो क्या होगा V² इज इक्वल टू 2RT/MP और यहाँ पे क्या होगा VQ² इज इक्वल टू 2RT/MQ। अब MP और MQ को इधर कर देंगे, VP² MP इज इक्वल टू 2RT और यहाँ पे भी करेंगे दूसरा इक्वेशन में तो 2RT इज इक्वल टू क्या VQ² इंटू MQ। देखो ये इक्वल हो गया इसलिए इतना इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। तो देखिए VP² MP कहाँ है, VP² MP ये है, देखिए ये आ गया आंसर। जब भी दो इक्वेशन को कंपेयर करना हो तो एक साइड को इक्वल करना पड़ता है। इससे पहले हम एवरेज वेलोसिटी वाला में भी किए थे, हमें चाहे जैसे हो एक तरफ तो इक्वल करके ही कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो आप यहाँ पे एक चीज जानते हैं, जो भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज होती है वही एग्जैक्ट फंक्शन होती है। कौन कौन, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, इंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये चार जो होते हैं जनरली आपका एग्जैक्ट फंक्शन होते हैं, डिफरेंशियल फंक्शन होते हैं, बाकी बात सब इन एग्जैक्ट होते हैं। तो बोलता है वर्क एंड हीट इज एन, बिल्कुल सही है, वर्क एंड हीट जो है वो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी नहीं है इसलिए इन एग्जैक्ट हुआ, ये सही है आंसर। बाकी बात पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी जल्दी से कर रहे हो, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हो नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी हम 12 क्वेश्चन पे 150 क्वेश्चन को डिस्कस करना है इसलिए फास्ट करते जा रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द गिवन आइसोमर, कौन सा सही है। तो सबसे पहले इसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे इसको 1, इसको 2। अब कैसे देते हैं, CIP रूल आप समझ लोगे, 3 और 4। तो आप जानते हैं कि अगर फोर्स प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल में होता तो जो आता है उसको उल्टा कर देते तो क्या हो जाएगा 1 2 3। S हो रहा है तो इसको कर देंगे R। यहाँ पे क्या है 1 2 3 और अगर फोर्स प्रायोरिटी वाला अगर वर्टिकल आता है जैसा का वैसा ही रखते हैं तो 1 2 3 तो कैसे हो जाएगा S। तो ये क्या है R और S है, तो जब भी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं इनांशियोमर, इनांशियोमर्स। कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाना मतलब मिरर इमेज होना, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना, इसका मतलब इनांशियोमर। और इनांशियोमर एक दूसरे को क्या करता है, ऑपोजिट एंगल से रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को। तो कहने मतलब इनांशियोमर वाला ऑप्शन देखिए, रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल सही है पहला। अगर पूछता है ए और बी जो है बोथ आर इनांशियोमर, बिल्कुल वो भी ऑप्शन सही था। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछता वैसा आंसर। ठीक है, दे हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं है, सेम कंपाउंड है सेम मेल्टिंग पॉइंट होगा। दे हैव डिफरेंट इंडिसेस ऑफ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल नहीं है। दे हैव डिफरेंट सोल्युबिलिटीज इन वाटर, बिल्कुल नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों को क्या होता है, सेम होता है। इनांशियोमर का फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों को क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद पढ़ेंगे when crystal of pure beta D glucose are dissolved in water the specific rotation gradually changes from इतना। देखो ग्लूकोज का जो होता है एक्वा सॉल्यूशन में वो 52 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस हो जाता, मतलब सॉरी डिग्री हो जाता है, सेल्सियस नहीं एंगल है। ठीक है, और प्लस में होता है। और जब यही फ्रुक्टोज होता है तो 90 -92 के आसपास होता है, एक बार एग्जैक्ट याद नहीं हमें भी, 92 के आसपास होता है। ठीक है, तो 52 डिग्री सेल्सियस के आसपास में बदलेगा। ठीक है, तो थर्ड आंसर सही दिया है। बोलता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेज 3 टाइम्स इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 kT, 3/2 kT। तो कितना टाइम्स बढ़ रहा है, 3 टाइम्स। तो टेम्परेचर 3 टाइम्स कब बढ़ेगा, जैसे मान लो 3/2 kT 3 टाइम्स कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर 3 टाइम्स बढ़ेगा। तो देखो टेम्परेचर को केल्विन बदलो, 27 को कितना करेंगे 300 केल्विन हो जाएगा, और इसको केल्विन में करेंगे कितना 273। 300 से 900 हो जाना चाहिए टेम्परेचर, तो 3 टाइम्स बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी 3 टाइम्स बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई डायरेक्टली रिलेशन है, जितना टाइम से ही बढ़ेगा उतना टाइम से ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो 900 हुआ क्या, नहीं हुआ। 300 कितना हुआ
600 हो जाएगा यहाँ पे 900 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो इसको करेंगे तो 300 केल्विन और इसको बदलेंगे तो कितना 900 केल्विन। तो टेम्परेचर यहाँ जो है 3 टाइम्स हो रहा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। हमेशा न्यूमेरिकल में टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं, डिग्री सेल्सियस में करोगे तो गलती हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट हैव एन एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप किसमें नहीं है? तो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप कहने का मतलब है CH2 के पास 2 विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। तो डाइमिथाइल मेलोनेट है, डाइमिथाइल मेलोनेट किसको बोलते हैं? COOET, COOET। देखो 2 ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप है, एक्टिव मिथिलीन है 2,4 पेंटाडायनोन, 2,4 पेंटाडायनोन, ठीक है। तो यहाँ पे है डाइनोन, अच्छा डाइन ऑन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, सही है सही है, हम गलत हैं। ये एक्चुअली कंपाउंड है 1 2 3 4 5 ऐसा है। देखो 2 विड्रॉइंग ग्रुप है 2,4 पेंटाडायन, सही है, ठीक है। उसके बाद इथाइल एसीटोएसीटेट, अरे फेमस चीज है। CH2 में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O CH3 हो और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OET हो, तो इसमें भी 2 विड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन एसीटोन में देखोगे तो CH2 के साइड में या तो इससे देखोगे तो इधर ही एक विड्रॉइंग ग्रुप है, इधर नहीं है, इसलिए इसमें एक्टिव मिथिलीन ग्रुप नहीं है, 2 विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कंफॉर्मेशन फॉर स्टेट चेन ब्यूटेन इज, ब्यूटेन का सबसे स्टेबल फॉर्म इक्लिप्स्ड और सॉरी एंटीफॉर्म, सबसे स्टेबल फॉर्म एंटीफॉर्म, और सबसे अनस्टेबल फॉर्म जो होता है वो फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म होता है, तो एंटी स्टेगर्ड, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे इसको। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इथाइल एसीटोएस्टेट यूज्ड एज वन ऑफ द फॉलोइंग। इथाइल एसीटोएस्टेट मतलब CH2CO, देखिए आप लोग को ये इथाइल एसीटोएसीटेट ये तो अल्डोल कंडेंसेशन में बिल्कुल नहीं होता है, एल्डिहाइड होता है, इस तरह के कंपाउंड तो लेते नहीं है। कलेजन कंडेंसेशन में भी बिल्कुल नहीं होता है। देखो डिकमान कंडेंसेशन में नहीं होता है, डिकमान कंडेंसेशन ये होता है जब OR जब यहाँ से अटैक करके ये रिंग बनाता है, मतलब अल्डोल कंडेंसेशन टाइप में। तो यहाँ पे भी देखो ये मिथिलीन ग्रुप से भी 2 विड्रॉइंग नहीं है, तो एक्टिव मिथिलीन इसमें भी नहीं है, मतलब ये वाला कंपाउंड इसमें भी स्टार्ट नहीं करते हैं। तो ओवरऑल स्टार्ट किस में करते होंगे? बेजेनेली रिएक्शन। एक्चुअली हमें भी ये रिएक्शन अभी नहीं पता है, देख लेंगे इस वीडियो के बाद आखिर ये होता क्या है, लेकिन इसको हम बना लिए इस 3 के हेल्प से। ये 3 हमें पता था, इसके हेल्प से बना लिए। एक्चुअल में ये हमें भी नहीं पता कौन रिएक्शन है, पर ठीक है इस वीडियो के बाद देख लेंगे। द वैल्यू ऑफ डेल्टा E माइनस डेल्टा H फॉर द रिएक्शन CaCO3 CaO प्लस CO2 क्या होता है? तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे गोलमाल है भाई, गोलमाल है। देखिए हम लोग पढ़ते क्या है, डेल्टा H माइनस डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा NgRT। तो यहाँ पे गोलमाल क्या है, वो जस्ट चेंज कर दिया है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। तो चेंज कितना है, इधर गैस 1 मोल, इधर कितना 0, तो यहाँ पे कितना है 1, तो डेल्टा Ng गैस प्रोडक्ट 1 माइनस 0, तो 1 RT होगा। लेकिन इसको पलट दिया है, तो ये पलटेगा कब? जब माइनस कॉमन निकालोगे, तो डेल्टा E माइनस डेल्टा H तो हो जाएगा माइनस RT, तो माइनस RT हो जाएगा आंसर। गोलमाल कर दिया है थोड़ा सा, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच इज ए प्रोडक्ट ऑफ द मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनिक रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है, R है, CO है, CH3 है और CH2, मतलब वो फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं और अमोनिया लेते हैं। तो इसमें क्या करता है, पहले ये इलेक्ट्रोफाइल बना लेता है, डबल बॉन्ड NH2 बना लेता है, और ये यहाँ से अटैक करता है और ये एमीन बना लेता है। तो R CO डबल बॉन्ड CH2 NH2 तो क्या बना लेता है, अल्फा बीटा, बीटा एमिनो कीटोन, बीटा एमिनो कीटोन, एक ही में ऑप्शन है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोलता है EM ऑफ गैल्वेनिक सेल ये है, CU जितना है, अरे यार ये क्या है, देखिए E नॉट सेल जो होता है वो इज इक्वल टू क्या होता है, E रिडक्शन वाला पार्ट माइनस E मतलब राइट वाला पार्ट जो राइट में होता है, माइनस E लेफ्ट में होता है जब
रिडक्शन। देख चीज ध्यान देना कि जब माइनस लिखेंगे तो दोनों रिडक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो देखिए हमें ई सेल पता था कितना है 1.10 और बोला है जिंक से Zn2+, मतलब लेफ्ट वाला का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए ये लेफ्ट में होता है, अब कैसे पता चलेगा लेफ्ट में होता है, तो हमें ये जानते हैं ना कि कॉपर से जिंक का ऑक्सीडेशन होने की पावर ज्यादा है, जिंक ज्यादा ऑक्सीडेशन जल्दी होता है, तो इसलिए जिसका ऑक्सीडेशन आसानी से होता है उसको लेफ्ट में लिखते हैं। तो मतलब ये यहाँ पे पुटअप होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Cu। ये प्लस माइनस का बहुत गोलमाल है यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इसलिए ये सब चीजें ध्यान देना है। यहाँ पे कितना है 0.76, ठीक है। और इसका माइनस में ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है माइनस। देखिए ये भी गोलमाल है, बहुत लोग तो सोचा होगा ऐसे सिंपल है, हमें तो ये वैल्यू याद था इसलिए हमको तुरंत दिमाग में चला गया यहाँ पे माइनस, ठीक है। एक्चुअली ये क्या है कि जो 11th-12th के टीचर हो गए और जो नीट जेई सब पढ़ाए होंगे उसको तो ये वैल्यू ही याद हो गया होगा, कॉपर वाला और जिंक वाला। तो यहाँ पे कितना 1.10 माइनस माइनस प्लस, इधर आएगा तो माइनस 0.76 इजिकल टू ECU 2 + CU। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.34। हम सॉल्व भी नहीं किए, ये याद है हमें, ठीक है 0.34 ये हो जाएगा आंसर। बार बार गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल एग्जाम्पल लेते होंगे, ये वैल्यू निकालते होंगे, ठीक है। इफ K इज द रेट कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, देन अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन को पहले लिखिए। जब अर्हेनियस इक्वेशन बोला है K = A e⁻ EA/RT, तब बोलता है ln K डिक्रीजेज लिनियरली विद ln K लिखा लॉग लगा दो, ln K = ln A - EA/RT, तो 1/T। 1/T का अगर आप पूछा है तो स्लोप क्या है नेगेटिव, तो ln K डिक्रीजेज लिनियरली मतलब नेगेटिव स्लोप, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ln K इज इंडिपेंडेंट या गलत है, जब सही पकड़ा गया तो क्या ln K इंक्रीजेज लिनियरली विद इंक्रीज, नहीं नेगेटिव स्लोप है तो बढ़ने की घटने की बात है, बढ़ने वाली बात ही नहीं है। देखो इसमें इंडिपेंडेंट, इसमें बढ़ना, इसमें बढ़ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता बढ़ने वाला, नेगेटिव स्लोप मतलब घटना, ठीक है। आगे द एबिलिटी टू डिजॉल्व आयनिक कंपाउंड इन लिक्विड अमोनिया इज लेस देन वाटर ड्यू टू, सीधी सी बात है, जब भी सोल्युबिलिटी की बात हो रही है, जब भी सोल्युबिलिटी की बात हो रही है तो ब्रेकअप की बात हो रही है। तो अगर कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, अगर कोई सॉल्वेंट है, आसपास के लोग हैं, अगर इस बॉन्ड को, इस बंधन को सपोर्ट करता है तो ये जल्दी टूटेगा नहीं, लेकिन इसको बहकाता है कि अरे बेकार है, वो बेकार है, तो ये टूट जाएगा। तो सीधी सी बात है। और ये कैसे होगा, फोर्स = 1/D Q1/Q2/R²। तो सीधी सी बात है कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जो है अगर ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। ये प्रोवाइड कौन करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है, ये इसका अट्रैक्शन है। तो क्या बोल रहा है, लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबिलिटी कम है, कम सॉल्युबिलिटी कब हो रहा है, मतलब ये टूट ही नहीं रहा है, और ये टूट नहीं रहा है मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कब हो सकता है, जब इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अमोनिया का होगा कम, जिस मीडियम में डी का वैल्यू कम होगा उस मीडियम में आयंस के बीच अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो डिजोल्व कम करेगा। तो ऑप्शन मिला लीजिए कि अमोनिया का परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भी होगा, लेसर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कुछ मतलब नहीं, सॉल्युबिलिटी से मतलब हो नहीं है, ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल मतलब नहीं है। हाँ, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अमोनिया बीइंग ग्रेटर, नहीं नहीं नहीं, अमोनिया का कम है डी, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब उसके बीच अट्रैक्शन करवा रहा है, तोड़ नहीं रहा है, इसलिए उसका सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। ये हो जाएगा आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टार्टिंग रिएक्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोडक्ट एक्स। इसको जो है ये हमें बनाना है, तो हमें देखना है स्टार्टिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टार्टिंग रिएक्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोडक्ट एक्स। एक्स बनाने के लिए हम क्या लेंगे भाई, एक्स लेने के लिए क्या लेंगे, मतलब इसको हमें बनाना है, तो देखते हैं क्या लेंगे। सबसे पहले तोड़ेंगे, रिएक्टेंट का तो हेल्प लेना ही पड़ेगा, या तो इधर टूटा होगा या तो इधर टूटा होगा, है ना। देख लेते हैं क्या टूटा है। यहाँ स्टार्टिंग लेंगे तो बनेगा नहीं, यहाँ हमें सुटेबल वो चाहिए, ये कहीं रीअरेंज होकर जाएगा नहीं। अगर हम यहाँ लेते हैं ये वाला लेते हैं तो ये वाला प्लस बनेगा, तो ये वाला यहाँ जाएगा, तो ये वाला यहाँ जाएगा। तो देखो अगर एक करके एक्सप्लेन करते हैं, हमारे पास यहाँ पे 2 फिनाइल है, यहाँ पे 3 फिनाइल है, तो जो कि पॉसिबिलिटी क्या है, खत्म। यहाँ पे 2 फिनाइल है, लेकिन अगर हम यहाँ से पिनाकोल पिनाकोलोन करते हैं तो यहाँ प्लस होगा,
चलो ये तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे डबल बन जाएगा, लेकिन दो फिनाइल साथ में नहीं आया। देखो ना, यहाँ पे प्लस बन गया, ये इधर आ गया, तो ये तो बन गया, लेकिन दो फिनाइल मेरा साथ में नहीं आया। तो दो ही फिनाइल चाहिए और एक साथ चाहिए। देखो ये भी फिनाइल क्या है, बहुत दूर दूर है। देखो लॉजिक से बन गया क्वेश्चन ये। तीन फिनाइल है, गया काम से। दो फिनाइल है, अलग अलग है, गया काम से। दो फिनाइल है, अलग अलग है, गया काम से। दो फिनाइल है साथ में, काम में आया। ठीक है, हम मैकेनिज्म नहीं किए, लेकिन मैकेनिज्म करने पे क्या होगा, जस्ट यहाँ प्लस बनेगा, ये यहाँ आएगा और ये बनेगा। मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, पिना कोलोन रीअरेंजमेंट है। Which one of the following is the correct name of the reaction for the treatment of alkyl chloride with, अरे यार ये तो बहुत फिंकलेस्टीन रिएक्शन। एल्काइल आयोडाइड का बनाने का अच्छा मेथड क्या है, फिंकलेस्टीन। एल्काइल फ्लोराइड का अच्छा मेथड क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन। दो ही तो है, जो आयोडाइड और फ्लोराइड। और अगर बेंजीन में फ्लोराइड लाना हो तो कुछ व्हील्स में समथिंग कुछ करके नाम है, जो HBF4 डालते हैं, है ना, डाइजोनियम साल्ट में। और अगर आयोडो बेंजीन बनाना हो तो क्याई डाल करके हीट करते हैं। तो आयोडो और फ्लोरो को अलग से बनाना पड़ता है, क्योंकि वो सिंपल मेथड से बनता नहीं है। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इतना से इतना पर मिनट है। पर मिनट है, देखिए ये बहुत लॉजिकल है। पर मिनट है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज फ्रॉम 1.6। अरे यार देखो, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन में बजना नहीं है ऐसे ऐसे क्वेश्चन में। देखो 1.2 से 0.6 मतलब हाफ हो रहा है ना। हाफ के लिए कितना लग रहा है, 20 मिनट। द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम, अब यहाँ से यहाँ पूछा है, सीधी सी बात है, 2 से जाएंगे 1, 1 से जाएंगे 0.5 और 0.5 से जाएंगे 0.25। तो यहाँ से यहाँ 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट। कैलकुलेशन में फंसोगे, के को पुटअप करोगे, फिर ये निकालोगे, वो निकालोगे, बहुत टाइम लग जाएगा भाई। बहुत जगह पे लॉजिक का खेल होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव अप्रोच टू फोटोकेमिस्ट्री वाज इनिशिएटेड बाय। क्वांटिटेटिव अप्रोच जो स्टार्क आइंस्टीन ने दिए थे, लेकिन ये गलत है आंसर, ये आंसर गलत दिया हुआ है। ये क्वांटिटेटिव अप्रोच दिए थे स्टार्क एंड आइंस्टीन, जो है वो क्वांटिटेटिव दिए थे। क्वांटिटेटिव अप्रोच स्टार्क एंड आइंस्टीन का था, इसका था क्वालिटी। ये आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड फॉर ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन मतलब जस्ट ऑपोजिट वो आएगा, जस्ट ऑपोजिट वो आता है। इसका एक जनरल तरीका होता है कि जो दो बार रिएक्शन हो, जो दो बार रिएक्शन करता है ना जनरली, वो होता है एंटी, मतलब ट्रांस देता है जनरली। ये एक ही बार दोनों तरफ OH लगा देता है, ये भी एक ही तरफ लगा देता है, तो इसलिए नहीं। तो दो बार वाला मतलब कब, जब एक बार जैसे Br2 + H2O हो, या तो पर एसिड प्लस H2O। पर एसिड क्या करता है, पहले ऐसे बना लेता है, और जब H2O अटैक करता है ना, तो जस्ट ऑपोजिट से अटैक करता है, इसलिए ट्रांस बनता है। इसलिए यहाँ पे पर ऑक्साइड पर एसिड लग दिया है। या तो Br2 + NaOH होता तो भी एंटी होता। ठीक है, HOBr होता तो भी एंटी होता। ठीक है, खैर ये सब डिस्कस डिटेल में बात करने वाला चीज़ है, वुडवर्ड रिएजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिल्वर एसीटेट लेते हैं। ठीक है, इसका I2 लेते हैं, H2O लेते हैं, तो ये सेम टाइप तरफ से करता है, ट्रांस प्रोडक्ट नहीं बनाता है। ठीक है, उसके बाद विच वन, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाइड्रोक्सिलेशन बोथ टाइम्स, बोथ तरफ से कौन OH लाएगा, एंटी कौन कौन लाएगा। उसी तरह ब्रोमीन मतलब हाइड्रोजन में भी दोनों सेम तरफ से कौन कौन लाएगा, दोनों एंटी तरफ से कौन कौन लाएगा। डिटेल यहाँ बात करने लगेंगे, फिर बोलेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। अभी ओनली 28 क्वेश्चन पे हैं, हमें 150 तक पहुंचना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी होल नंबर या जीरो या ए फ्रैक्शन, बिल्कुल सही है। वेयर इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, बिल्कुल ये डिफिनेशन का ही पार्ट है केवल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड मतलब क्या है, HNO3 + H2SO4। और ये हमें पता है कि यहाँ से निकलता है NO2, और NO2 तब निकलेगा जब OH निकलेगा यहाँ से। ठीक है, NO2 तब निकलेगा जब OH निकलेगा, मतलब ये बेस के जैसा काम कर रहा है और ये एसिड के जैसा काम कर रहा है। ऑप्शन देख लेंगे, H2SO4 act as an acid and HNO3 act as an base। ठीक है, द क्वांटम यील्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल इज 2। क्वांटम यील्ड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो कितना एक्सपेरिमेंट 0.001 जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, और
कितना नंबर ऑफ मोल, देखो मोल में प्रोडक्ट, जितना मोल रिएक्टेंट प्रोडक्ट हुआ है उतना ही मोल फोटोन लिया होगा। तो यहाँ पे फोटोन का नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। तो क्वांटम में 2 दिया हुआ है, 0.001 दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल निकलेगा ये। तो नंबर ऑफ फोटोन यूज कितना हुआ, 0.001 अपॉन n, सॉरी 2, ये मोल निकला है। तो केवल फोटोन में अगर बात करेंगे कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 6.022 इंटू 10 के पावर 23। सॉल्व करेंगे तो 3 डिजिट को इधर ले आएंगे, बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 3 माइनस कर देंगे, यहाँ पे कट कर देंगे 3.011। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, 3.011 इंटू 10 के पावर 20 फोटोन। कहाँ है आंसर, ये है आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, विच ऑर्बिट्स अमंग द फॉलोइंग डू नॉट हैव नोडल प्लेन बट, देखिए तो यहाँ पे फार्मूला ही सब कुछ बन रहा है। नोडल प्लेन का मतलब होता है जिसका एल का वैल्यू कुछ हो, नोडल प्लेन मतलब एल, नोडल प्लेन मतलब एल, बट जिसके पास नहीं है, मतलब एल बराबर 0 किसका है, डू नॉट हैव नोडल प्लेन, एल बराबर 0 किसका होता है, एस ऑर्बिटल का बस, बट हैव नोडल रीजन्स। तो नोडल रीजन्स मतलब क्या होता है, रेडियल नोड इज इक्वल टू होता है n माइनस एल माइनस 1। चलो ये 0 हो सकता है, लेकिन n का कुछ वैल्यू कुछ होगा ना, मतलब एस ऑर्बिटल। अगर इसको नहीं भी पता था तो वहीं से बन सकता था। नोडल प्लेन नहीं है मतलब एल बराबर 0, एल बराबर नोडल प्लेन किसको बोलते हैं, एल को बोलते हैं, एल बराबर 0 मतलब एस ऑर्बिटल। ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर डज द रिएक्शन रेट कांस्टेंट बिकम्स इक्वल टू द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। सीधी सी बात है, अर्हेनियस इक्वेशन की बात बोल रहा है, के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो बोलता है इसका बराबर ये कब हो जाएगा, अब ये जब 1 हो जाएगा। अब ये 1 करने के लिए क्या करेंगे, पावर 0, पावर 0 कब होगा, जब टी इनफिनाइट लेंगे, टी बराबर इन्फिनाइट लेंगे तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ए ई ए अपॉन आर। अब इन्फिनाइट मतलब कितना, समथिंग अपॉन 0, तो 0 ऊपर जाएगा 0, यहाँ पे क्या करेंगे, के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस 0 मतलब 0 इज इक्वल टू 1, तो के इज इक्वल टू 1 ए। तो एट इन्फिनाइट टेम्परेचर देखिए कहीं क्वेश्चन है, एट एब्सोल्यूट 0 गलत है, एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर नहीं गलत है, एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर बिल्कुल सही है। या तो हाई बोलो या तो इन्फिनाइट टेम्परेचर बोलो, सही है। ठीक है, आगे देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट फॉर SN1 रिएक्शन। SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, देखते हैं क्या हो रहा है। द लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स बिफोर द न्यूक्लियोफाइल अप्रोच, बिल्कुल सही है। पहले लिविंग ग्रुप लीव करके प्लस बनाता है फिर अटैक करता है, तो आने वाला से पहले लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स पहले करता है न्यूक्लियोफाइल से, बिल्कुल सही है। 2 स्टेप रिएक्शन होता है SN1 इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल शिफ्ट इज ऑब्जर्व टुवर्ड द लोअर फ्रीक्वेंसी। देखिए ध्यान से, फ्रीक्वेंसी की बात हम लोग जनरली इस तरह का ग्राफ जब करते तो नहीं करते हैं। लोअर फ्रीक्वेंसी मतलब हाई वेवलेंथ, हाई वेवलेंथ तो हम लोग जानते हैं इधर जाता है हाई वेवलेंथ बैथोक्रोमिक शिफ्ट, इधर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, इधर इंटेंसिटी बढ़ेगा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और इधर क्या होगा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो हमें पूछ रहा है हायर वेवलेंथ, लोअर फ्रीक्वेंसी मतलब हायर वेवलेंथ, हायर वेवलेंथ मतलब बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, चलिए, अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड रूल द बेसिक वैल्यू ऑफ ए 5 मेंबर रिंग पेरेंट इनोन इज। सीधी सी बात है, हमें ये तो याद करने वाली चीज होती है कि जो इनोन होता है ये वाला पार्ट, इसका 202 लेते हैं, और अगर जनरली इस तरह होता है तो 257 समथिंग लेते हैं, 200, ठीक है 257 समथिंग लेते हैं, इसका लेते हैं 202, इसका लेते हैं 202। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सकता है ये हम गलत बता रहे हो, क्योंकि बहुत दिन में हो जाता है तो भूल जाता है इंसान। विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सीधी सी बात है, जिसमें ज्यादा प्लस माइनस क्रिएट होगा, तो कौन सा सही है, देखिए अमंग द फॉलोइंग इनकरेक्ट पूछा है ना। देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो जिसमें ज्यादा प्लस माइनस क्रिएट होगा उसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब होना चाहिए ऐसे, लेकिन उल्टा कर दिया है, जितना ज्यादा प्लस माइनस जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जस्ट उल्टा कर दिया, इसलिए आंसर क्या है, इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट है। ठीक है, बाकी बात पहला ही दिख गया, तो चारों ऑप्शन पे डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे, बार बार बोल रहे क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम में एक एक करके डिस्कस करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स स्ट्रांगली डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स एरोमेटिक। सीधी सी बात है, लिखो डीएक्टिवेट कौन करेगा, अगर एक एक करके लिखेंगे तो अगर वो CH3 लिख लेते हैं, और अगर हम यहाँ पे Cl ले लेते हैं, यहाँ पे NO2 ले लेते हैं, तो अब इसमें देखेंगे कि -I है प्लस R है, डोमिनेट प्लस R करता है, ओवरऑल देने वाला है,
इसमें माइनस आई है, प्लस आर है, डोमिनेट माइनस आई करता है, मतलब ओवरऑल लेने वाला है। इसमें माइनस आई है, इसमें माइनस आर है, तो ओवरऑल जितना इलेक्ट्रॉन ले लेगा उतना डीएक्टिवेट करेगा, तो जितना ले लेगा उतना डीएक्टिवेट करेगा, है ना। बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिलेनियम आयन इज फॉर्म्ड इन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। सीधी सी बात है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ सीएल होता है, ये हट जाता है, AlCl3 लेविस एसिड होता है, ये इसको विड्रॉ कर लेता है और यहाँ पे बना देता है प्लस। अब रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होने के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चल जाता है। हम लोग पढ़े हुए हैं रेजोनेंस एनर्जी में कि जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड था, यहाँ पे 3 है, इसलिए ये बन जाएगा O पे प्लस। O पे प्लस देखिए कहाँ है, O पे प्लस ये हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया इधर तो प्लस बन गया, ठीक है। उसके बाद मैच द प्रोसेस इन कॉलम 1 विद देयर ट्रांजिशन इन कॉलम 2 फॉर द जेबलोंस्की डायग्राम। सीधी सी बात है, एक्साइटेशन कब होगा, तो एक्साइटेशन S0 से S1 होता है, S0 से S1 ए का दूसरा। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कब होता है, जब S1 से T1 जाता है, तो S1 से T1 B का पहला, ए का दूसरा, ए का दूसरा, बी का पहला। देखो पहले ही समझ में आ गया। फ्लोरोसेंस कब होता है, जब S1 से S0 जाता है, S1 से S0 जाता है। फ्लोरोसेंस कब होता है, डी से, जब T1 से S0 जाता है। तो ये हो गया आंसर। जेबलोंस्की डायग्राम, रिलेशन बिटवीन अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज इज दैट दे आर। सीधी सी बात है, एक अल्फा फॉर्म और दूसरा बीटा फॉर्म एक दूसरे का क्या होता है, तो एनोमर्स होता है। क्यों एनोमर्स होता है, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज जो एल्डिहाइड का कार्बन है, एल्डिहाइड का जो कार्बन है ना, इसी पे बनता है। इसी एल्डिहाइडिक या कीटोनिक कार्बन पे ही अगर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो तो उसको बोलते हैं एनोमर्स। तो इसी कार्बन पे, पहला ही कार्बन पे अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो तो उसको बोलते हैं एनोमर्स, ठीक है। उसके बाद which of the following stereomers of 2,3-dibromobutane is formed by the addition of Br2 to trans 2 butane। सीधी सी बात है, यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ा सा समझना है। क्या बोल रहा है, ट्रांस ब्यूटीन बोल रहा है, ट्रांस ब्यूटीन है ना। तो देखिए ऐसे है, CH3 इधर होगा, CH3 इधर होगा। तो एक चीज इसका लॉजिक हम बता देते हैं, जनरली आपको कभी भी गलत नहीं होगा। जब एंटी कर रहे हैं ना, तो एंटी मतलब आ तो इसको एंटी ऐड कर दो, या तो इसको एंटी एक बार कर दो। तो इसको एंटी एक बार कर दिए, इधर H कर दिए, इधर CH3 कर दिए, और जिसको ऐड करना था ऐड कर दो। एंटी जब एडिशन करना हो तो एक बार एल्किन को एंटी कर दो, बाकी बात ऊपर नीचे लगा दो, ठीक है। और अगर सिन करना है तो केवल ऊपर लिखकर नीचे लगा दो। आप देखो ये कैसा है, मेसो कंपाउंड है। मेसो कंपाउंड मतलब प्लेन, इधर H तो इधर H, इधर CH3 इधर CH3, Br। तो मेसोफॉर्म कहाँ है, तो ये हो गया मेसोफॉर्म। अगर यही सिस पूछता, सिस में होता, सिस होता तो CH3 इधर होता, CH3 इधर होता, H इधर होता, H इधर होता। Br2 अगर ऐड करते तो इसको एक बार घुमा देते, इधर कर देते CH3 और इधर H, एक को घुमा देते, बाकी बात रहने देते। तो यहाँ पे Br जो था, यहाँ पे इनांशियोमर बनता, यहाँ पे मेसोफॉर्म नहीं बनता। ट्रांस था इसलिए मेसोफॉर्म बन गया, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हकल रूल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट एरोमेटिक कंपाउंड, अरे 4n+2, 4n+2 सीधी सी बात है। थर्ड, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें देखो Cn क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो 6 × 1 6 हो जाएगा। ये मोनोडेंटेट लिगेंड है तो 2, और ये डाइडेंटेट, देखो 2 का 2 हो जाएगा, और ये 1 है, मोनोडेंटेट डाइडेंटेट है इसलिए 2। जितना लिगेंड है उतना डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 कितना हो गया 4। इसमें क्या है, सारा मोनोडेंटेट है, तो 1 × 6 = 6। फिर से इसमें बता देते हैं, मोनोडेंटेट कितना है, 2 × 1 प्लस इसमें लिगेंड कितना है 1 × डाइडेंटिटी इसलिए 2, इसलिए 4 हो गया आंसर, ठीक है। प्रिपेयर रबर बैंड्स एंड ट्यूब्स यूज्ड इन टायर सल्फर यूज। अरे आप लोग पढ़े थे वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर पढ़े होंगे आप लोग, 1 to 3%, 1 to 2% भी कभी कभी देता है बुक में, मतलब 2% के आसपास जनरली याद करते हैं। देखिए 2% के आसपास कौन है आंसर, तो ये है 2% के आसपास जो है सल्फर डालते हैं ताकि उसका वोल्कनाइज्ड हो जाए, मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब ना करे। मॉइस्चर को ऑब्जॉर्प्शन से रोकने के लिए, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड रहता है, फिर डिटेल जा रहे हैं हम। डबल बॉन्ड रहता है तो वाटर अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन डबल बॉन्ड तोड़ के S कर लेते हैं, सल्फर डाल देते हैं ताकि वो वाटर को ऑब्जॉर्ब ना करे, नहीं तो रबड़ गल जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। इसके लिए इक्वेशन लिखो, डेल्टा E = TdS - PdV, डेल्टा H = TdS + VdP।
इसलिए हम ये बता रहे हैं ताकि किसी भी तरीका से पूछ सकता है ये माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी और डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी टी। अब जो भी पूछा है उसी का कोरस्पॉन्डिंग जीरो होना चाहिए। देखिए डेल्टा जी में अगर टी और एस कांस्टेंट है और डेल्टा जी लेस देन जीरो है तो आंसर सही है। देखो डेल्टा नहीं माइनस एस डी टी, ठीक है, टी और वी डी पी, टी और पी, देखो टी और पी कांस्टेंट होना चाहिए तो टी और पी कांस्टेंट सही है आंसर। अब अगर यही चीज ए में अगर होता तो ए में अगर टी और भी कांस्टेंट रहता और जीरो से छोटा होता, अगर ये जीरो से छोटा होता तो भी आंसर ये होता। स्पॉन्टेनिटी का बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, ये भी सही है स्पॉन्टेनिटी का, डेल्टा इज लेस देन एस एंड डेल्टा इज लेस देन जीरो कब, एस और भी पे, डेल्टा इज लेस देन जीरो कब, जब एस और पी कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और इधर से भी क्वेश्चन बनता है, नेगेटिव है वहां लेस देन और पॉजिटिव वहां ग्रेटर देन, बाकी बात यहाँ पे डिटेल नहीं बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एक आइडिया दे दिया आप लोगों को। देखिए when 8 gram of monoatomic ideal gas expands isothermally and reversibly from V2 to कितना the work done is, सीधी सी बात है, अगर रिवर्सिबली है तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। तो एन कितना है 8 ग्राम है, मोनो मास दिया हुआ है 8 ग्राम और एटॉमिक मास है 4 तो मतलब 2 मोल, आर का आर और 300 और एल एन वी टू कितना है वी फाइनल अपॉन वी वन इज इक्वल टू कितना 600 आर एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। तो देखिए फॉर्मूला क्या है 600, सॉरी माइनस होता है फॉर्मूला में, ठीक है, तो माइनस 600 आर एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, ठीक है। केवल डायरेक्ट फॉर्मूला से पूछा गया क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर ऑक्सीजन एट इतना 100 इतना एंड इतना लीटर इज, अरे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गैसेस रिलेटेड का अच्छा क्वेश्चन मानेंगे हम इसको। देखिए पी भी अपॉन आर टी इज इक्वल टू होता है जेड। अरे बोला है वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर ऑक्सीजन इतना एटीएम प्रेशर एंड इतना लीटर इज, आपका प्रेशर दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है। प्रेशर कितना दिया हुआ है आपका 100 एटीएम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ आपका 0.02 लीटर। सीधी सी बात है आरटी आपको पता नहीं है क्या टेम्परेचर क्या है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है पीवी आइडियल गैस का, देखिए पीवी ये अपॉन आर टी इज इक्वल टू जेड, और आइडियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना होता है 1 और पीवी आइडियल गैस का दिया हुआ है कितना, तो आर टी इज इक्वल टू कितना होता है पीवी, पीवी कितना है 4 लीटर एटीएम, 4 एटीएम लीटर, और ये कांस्टेंट है इसलिए रियल गैस का भी वही होगा आर टी, और पीवी दिया हुआ है तो जेड इज इक्वल टू, देखो पीवी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ 100 इंटू कितना दिया हुआ है 0.02 अपॉन आर टी का वैल्यू हम निकाल लिए यहाँ से कितना 4 एटीएम लीटर, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 0.5 आंसर। 0.5 देखिए कहाँ आंसर है, ये अच्छा दिया हुआ है क्वेश्चन, अच्छा था क्वेश्चन, ठीक है। 0.5 आंसर। टू प्रिपेयर ए पी टैप्स एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर फ्रॉम पी टैप बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए ग्रुप 13 एलिमेंट ऐड करते हैं। तो बैगन आलू गाजर इन थैला को है इंडियम है, बैगन आलू ग्रुप 13 एलिमेंट ऐड करते हैं तो पी टैप बनता है, ग्रुप 15 एलिमेंट ऐड करते हैं तो एन टैप बनता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन, आइजन फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज बेस्ड ऑन श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन से हमेशा के लिए नहीं बोल सकते लेकिन सही आंसर है, ठीक है, लगभग सही है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द अबव प्रिंसिपल, बिल्कुल गलत है। द वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट कैन बी डिफाइंड प्रिसाइजली एंड साइमल्टेनियसली, सही और साथ साथ नहीं कर सकते, ये दोनों गलत है। नंबर ऑफ रेडियल नोड इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू n-l-1, ये भी सही है और ये भी सही है, दो सही होने के साथ कारण हो सकता है ये दिया हुआ है क्या, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड, हो सकता है कुछ मिस्टेक होगा या तो दिख नहीं रहा होगा तो समथिंग, सभी को मार्क्स मिला था इस क्वेश्चन में, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट लिक्विड अमोनिया विच सॉल्यूट्स आर डिफाइंड एज एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली, नॉन एक्वस सॉल्वेंट से क्वेश्चन है ये। ना बोलता है लिक्विड अमोनिया के लिए तो भाई सीधी सी बात है NH2 माइनस जो देता होगा वो बेस और NH4 प्लस देता होगा वो एसिड। तो देखो NH4 जो देता होगा वो एसिड और NH2 माइनस जो देता होगा वो बेस, ठीक है। तो सही बात है, अगर NH4 दे रहा है मतलब NH4 का कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है और NH2 दे रहा है मतलब NH4 का कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि NH4 ऑलरेडी है
और NH2 दे रहा है, तो इसको कम कर देगा ना रिएक्ट करके अमोनिया बना देगा। तो जो इसको इसका घटाए उसको बेस और इसका बढ़ाए उसको एसिड। क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ दिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और एडिशन कंपाउंड, बिल्कुल सही है। That do not give all their constituent ions in the aqueous state, बिल्कुल सही है। एडिशन साल्ट जो दो टाइप्स होता है, एक डबल सॉल्ट और एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है, पानी में डालने पर सभी आयंस फ्री टूट जाता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सभी फ्री आयंस में टूट नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, जैसे मान लो COCl का होल 6 समथिंग सपोज इस तरह है 3 माइनस, तो ये Cl सारा टूटेगा ही नहीं, ये सब साथ में रहेगा पानी में डालने के बाद। तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाइड्राइड डोनर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ एल्काइंस टू एल्किन। एल्काइंस टू एल्किन ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड करने में, तो ये हम लोग पता है बर्थ रिडक्शन, ये बिल्कुल सही है। ये आपका कंप्लीट रिडक्शन कर देगा एल्केन तक। ये आपका जनरली रिएक्शन ही नहीं करेगा, करता है जब अल्फा पे बेंजीन लगा हुआ होता है तब एल्काइन को रिड्यूस कर पाता है, अदरवाइज नहीं कर पाता है। और ये भी आपका एल्केन तक कर पाता है। तो इसमें जो मोर सुटेबल आंसर था वो ये था, लेकिन उसके बावजूद भी इसको डिस्क्रिपेंसी में रखा गया है। ये पता नहीं क्यों नहीं रखा गया है, हो सकता है उस समय दिख नहीं रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सही इसका आंसर है 1। बाकी बात अगर BaSO4 लगाएंगे तब ये हो सकता है सही, अदरवाइज ये नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीस्टाइरीन? तो स्टाइरिन से पॉलीस्टाइरीन बनेगा। स्टाइरिन किसको बोलते हैं? बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH2, तो बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH2 यही है और कोई है नहीं भाई। इसमें बनेगा टेफ्लॉन। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, सीधी सी बात है। ये जिंक यहाँ पे आएगा तो ZnBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जैसा काम करेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OET, यहाँ पे क्या है ZnBr बनेगा और यहाँ पे इससे रिएक्ट करेगा किससे? डबल बॉन्ड OR, तो यहाँ से नेगेटिव पार्ट जो है ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे जाएगा, तो डबल बॉन्ड OET और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे CO माइनस हो जाएगा, R हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा H, हाइड्रोलाइसिस करके H आ जाएगा। देखो H2 है तो H आ जाएगा। अगर केवल H प्लस होता है यहाँ पे तो ये भी टूट करके H आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, केवल वाटर डाला हुआ है तो ये बनेगा COOET। किधर है? COOET, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH, फिर CHOH, फिर R। देखिए जस्ट उल्टा करके क्वेश्चन पूछ दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है ताकि सीधा ना लगे, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट क्या किया है? जो जैसा लिखेगा, अगर मान लो हम इसको इधर लिखते और जो बना ZnBr तो ZnBr इधर लिखते तो एक जैसा लगता, फिर वो 80 और ये ऐसे था एक्चुअली, तब ये नेगेटिव अटैक करता यहाँ पे, ये बनता तो फिर सीधा लगता ये, ठीक है। उसके बाद क्या है? मोलिक्यूलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज फॉर लेविस, ठीक है। हार्डेस्ट पूछा तो ज्यादा प्लस वाला हार्डेस्ट, तो Al3 प्लस हार्डेस्ट, और सबसे कम प्लस वाला सॉफ्टेस्ट K प्लस। तो Al3 प्लस K प्लस कहाँ है? देखो तो ये है आंसर। आंसर ही पे ध्यान जाता है जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इनऑर्गेनिक पॉलीमर इज नॉट ट्रू? सिलिकॉन एंड फॉस्फाजीन पॉलीमर्स आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक होता है क्या? SiO3CH3 जनरली ये लेते हैं, तो इसका आधा ऑक्सीजन, इसका आधा ऑक्सीजन, तो 3 4 या 12 प्लस 6 12 6 18 और 6 24, और PnCl2 जनरली होता है फॉस्फाजिन का, तो क्या होता है 5 और 10 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं केवल, और 14। पर एक्चुअली ना मान सकते हैं इसको, लेकिन ये सही नहीं है, मतलब आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक बोला नॉट ट्रू, और ये भी गलत है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे CH3 एक रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि CH3 होगा, कोई भी आर हो सकता है ना। एक मोस्ट केस में CH3 लेते हैं, इसलिए इस मान करके ये सही मान सकते हैं। बाकी बात और ऑप्शन को देख करके ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है? द एक्सटेंट ऑफ क्रॉस लिंकिंग एंड नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप इफेक्ट द नेचर ऑफ सिलिकॉन। बिल्कुल इफेक्ट करेगा, जब क्रॉस लिंकिंग होगा तो उसका हार्डन बढ़ेगा, हार्डनेसिटी बढ़ेगा। ये बिल्कुल सही आंसर, मतलब सही है स्टेटमेंट। सिलिकॉन पॉलीमर हाईली अनस्टेबल, बिल्कुल ये गलत है। स्टेबल होता है भाई, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, हल्का होता है, ठीक है।
सिलिकॉन पॉलीमर्स आर यूज्ड फॉर वाटर प्रूफिंग एंड इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, बिल्कुल ये सही है कि जो मिथाइल ग्रुप है ना चारों तरफ से रोटेट करते रहता है, तो कंडक्टर तो ये इस तरफ से इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करता रहता है, लेकिन क्या होता है ये जो आर ग्रुप जो है ना वाटर को आने अंदर नहीं दिया जाता है, इसलिए वाटर प्रूफिंग बोल सकते हैं, करता है। देखो अगर सिलिकॉन में देखोगे तो आर 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 आएगा, आर वाटर से अट्रैक्ट नहीं होने देता है ना, जिसके कारण से प्रूफिंग करता है और कंडक्टर इधर से इस माध्यम से होता रहता है। तो इस अनुसार से मोस्ट सही आंसर, ज्यादा सही आंसर ये है, पर ये भी जो है मतलब स्टेटमेंट ये गलत है और ये भी स्टेटमेंट गलत मान सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार चलो ठीक है इसी को मान लें। मोर करेक्ट वाली सिचुएशंस के केस था ये क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो मोर देन वन पिक इन ए प्रोटोन एनएमआर, प्रोटोन एनएमआर में ज्यादा एक से ज्यादा पिक कब होगा, जब ज्यादा हाइड्रोजन होगा एक से, तो यहाँ पे एक से ज्यादा पिक दे देगा। डाइक्लोरोबेंजीन 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन में क्या होगा, ये प्लेन तो ये भी हाइड्रोजन सेम, ऐसे प्लेन तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम, मतलब चारों हाइड्रोजन एक जैसा देगा, मतलब ये 2 पिक नहीं देगा, एक ही पिक देगा। एसिटाइल एसीटेट, एसिटाइल एसीटोन, एसिटाइल एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटाइल एसीटोन, तो इसमें भी ये CH3 एक जैसा देगा, यहाँ पे 2 पिक देगा। एसीटोन में तो एक ही पिक देगा, एक ही टाइप का हाइड्रोजन है, ये भी CH3 एक जैसा है, ये भी CH3 एक जैसा, तो 2 आंसर सही होने के कारण यहाँ पे लिख दिया गया है। ये क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी पाया गया है, इसको भी सभी को मार्क्स मिला है, लेकिन आंसर इसका दोनों सही कर देना चाहिए, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन एल्केन हैविंग ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 156, सीधी सी बात है भाई, ऑप्शन लगा लो। अगर C13 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 26 2 28, इसका मोलर मास अगर इतना है तो ये आंसर है, पेटेंट है। C11 H11 22 और 2 24, अगर इसका मोलर मास निकालोगे तो 156 है, तो ये आंसर है, सब में हिट एंड टर्न मार लो, या तो फार्मूला से भी बना सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू एटम्स विथ ऑपोजिट चार्जेज, ऑपोजिट चार्जेज के कारण क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ ए कैटलिस्ट अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ऑफ रिएक्शन साइड। द कैटलिस्ट इज एबल टू चेंज द रेट ऑफ ओनली फॉरवर्ड, नहीं दोनों साइड करता है। ए कैटलिस्ट इज एबल टू चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बिल्कुल चेंज नहीं करता है। कैटलिस्ट इज एबल टू चेंज द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड, है बिल्कुल सही है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों करता है, क्योंकि आपका उसका जो लेते हैं ऐसे लेते हैं तो कैटलिस्ट आने से ऐसे हो जाता है, इधर से भी हाइट कम हो गया, इधर से भी हाइट कम हो गया, इसलिए दोनों साइड से करता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों साइड से। विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन इज इनकरेक्ट, तो H/P सही है, ठीक है, और P = mv सही है, और mv = 2m काइनेटिक एनर्जी होता है, डिराइव करके देखोगे तो ये सही है, तो ये गलत है, ठीक है। रीड द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स इन एन एक्वस मीडियम बाय प्रिंसिपल ऑफ HSAB, सीधी सी बात है, जितना बॉन्ड डाउन द हाइड्रा एसिड का एसिडिटी डाउन द ग्रुप बढ़ता चला जाता है, तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। Mg2+ हैज ए हायर आयनिक रेडियस देन इतना, अरे हायर रेडियस क्यों है, क्योंकि चार्ज कम है, चार्ज कम है मतलब जेड इफेक्टिव कम है। आयन हैज लोअर न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल सही है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब जेड इफेक्टिव कम है इसलिए, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट आर द एनायंस FCl-NOH- आर बाय रिएक्टिव है, SN2 रिएक्शन पढ़ोगे, कोई भी एनायन को एक्टिव होने के लिए एनायन को फ्री छोड़ना होता है, और एनायन फ्री कब होगा, जब वो आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में होगा, तब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट नहीं करता है, तो वो फ्री रहेगा, ज्यादा रिएक्टिव करेगा। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट देखो कहाँ है, अप्रोटिक सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन ना हो, इसमें हाइड्रोजन ना हो उसको बोलते हैं अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट रूल इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेडिकल एडिशन रिएक्शन प्रोड्यूसिंग अनसिमेट्रिकल एल्कीन, सीधी सी बात है, कौन सा इफेक्ट जो है इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेडिकल एडिशन रिएक्शन। रेडिकल एडिशन रिएक्शन में कोई प्लस माइनस अगर चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है, अगर कोई प्लस माइनस चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है तो सीधी सी बात इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ये तो रेडिकल रिएक्शन, एंटी मार्कोनिक, खरास, पेरोक्साइड, तीनों एक ही चीज को बोलते हैं, रेडिकल रिएक्शन है, ठीक है। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीनार्ड रीजन व्हिच इन्वॉल्व एंड इंसर्शन ऑफ मैग्नीशियम, सीधी सी बात है, आर मैग्नीशियम RMgX बनता है मैग्नीशियम से, तो कहाँ है मैग्नीशियम 0, यहाँ पे कितना है +2 है, तो 0 से 2 कहाँ है, तो वो आंसर ये होगा, ठीक है। ये मास स्पेक्ट्रम इज
प्रेजेंटेशन ऑफ द मासेस ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ व्हाट चार्ज। सीधी सी बात है, किस चार्ज का मास स्पेक्ट्रम आपको मिलता है, जनरली पॉजिटिव, क्योंकि कोई भी कंपाउंड पे इलेक्ट्रॉन हिट करता है, कोई भी कंपाउंड पे इलेक्ट्रॉन हिट करता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है तो M+ बनता है। सीधी सी बात, देखते नहीं हो, किसी भी पत्थर पे किसी चीज को डालो तो कोई भी हैवी मास वाला क्या करता है, पार्टिकल को लेके बाहर आता है। तो जब इलेक्ट्रॉन हाई एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जब उस पर टकराता है तो इलेक्ट्रॉन लेके आता है तो पॉजिटिव बन जाता है, और उसी को हम डिटेक्ट करते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द कार्बोनिल एंड साइक्लोपेंटाडाइनल ग्रुप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरेनियम ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स रिस्पेक्टिवली। सीधी सी बात है, कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है क्योंकि ये डोनर साइट होता है। साइक्लोपेंटाडाइनल मतलब ऐसा देता है तो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन देता है। साइक्लोपेंटाडाइनल 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल आयन इज 2। 2 मेटल आयन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल इज। सीधी सी बात है, सबका कैलकुलेशन कर दो, देखो किसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। What are the transport number of K+ and Cl- ion respectively in a KCl solution of if the current carried by K+ and Cl ion are etna and etna respectively। सीधी सी बात है, तो इसका फॉर्मूला होता है ट्रांसपोर्ट नंबर इज इक्वल टू पॉजिटिव का करंट डिवाइडेड बाय पॉजिटिव का करंट प्लस नेगेटिव का करंट। तो निकालो कितना है, 0.0153 डिवाइड बाय, दोनों को जोड़ दो, 0.0153 प्लस 0.0147। इसको सॉल्व करोगे, जब प्लस का करंट डिवाइड बाय टोटल करंट, माइनस का निकालोगे तो माइनस का करंट अपॉन टोटल करंट, सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है। द एक्यूरेसी ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय डी ब्लॉक मेटल कैन बी प्रेडिक्टेड बाय द रूल डाइट। ठीक है, सीधी सी बात है, एक्यूरेसी रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होता है, HSAB प्रिंसिपल होता है, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। ठीक है, तो हार्ड एसिड प्रीफर टू हार्ड बेस, soft acid prefer to soft base। The term pH per in van der Waals equation for real gas accounts is for, किसके लिए है, सीधी सी बात है, ये मेरा प्रेशर था, इसमें AN²/VA² ऐड कर रहे हैं, ये क्यों हो जा रहा है, क्योंकि आइडियल गैस में माना जाता था कि कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, लेकिन ये रियल गैस में अट्रैक्शन फोर्स गैस के बीच था और इसी अट्रैक्शन फोर्स था, उसी को ऐड कर दिया गया। AN²/VA², इंटरमोलिकुलर फोर्स को बता रहा है। आइडियल गैस में केवल पी लेते हैं, लेकिन रियल गैस में क्या होता है, AN²/VA² लेते हैं। क्यों लेते हैं ऐसा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट हैव ए बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 नहीं होगा। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करो, देखो इसमें, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, 6 और 4 10, सॉरी पी में देखो, पी में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना, और 4 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 को 2 से डिवाइड कर दो, पी इलेक्ट्रॉन को 6 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे कितना, 6 पी में P3 6/2 3, कितना P3, और यहाँ पे प्लस है तो P3 6/2 = 3। यहाँ पे कितना है आपका 4 और 3 7, तो 6 - 1 हो जाएगा, क्योंकि 6 से ज्यादा जब भी होता है तो माइनस कर देते हैं, अपॉन 2 = 5/2 2.5 हो जाएगा आंसर, 3 नहीं होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद द हीट ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन एंड हाइड्रोजन एट इतना डिग्री सेल्सियस और इतना द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इतना। सीधी सी बात है, देखिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछ रहा है, क्या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, तो साइक्लोहेक्सीन लिखेंगे यहाँ पे, साइक्लोहेक्सीन प्लस H2 = साइक्लोहेक्सेन। तो हम लोग को पता है कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, इसका कंबसन प्लस इसका कंबसन माइनस इसका कंबसन। तो साइक्लोहेक्सीन का कंबसन कौन है, साइक्लोहेक्सीन का कंबसन ΔH3 है, ΔH2 है, प्लस हाइड्रोजन का कंबसन कौन है, ΔH3 है, माइनस प्रोडक्ट का साइक्लोहेक्सेन का कंबसन कौन है, ΔH1 है। तो ये हो जाएगा आंसर। क्या पूछ रहा है, द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, यही रिएक्शन का पूछ रहा था, तो आंसर देख लो, मिला लो, ΔH2 + 3 - ΔH1। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी लेफ्ट से राइट कम होता है, ऊपर से नीचे बढ़ता है। ठीक है,
तो लेफ्ट से राइट देखो, लेफ्ट से राइट कम होता है, सीधी सी बात है। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग, 2 के पावर n लगा दो, 1 2 3 4। आपको ऐसा लग रहा होगा ऐसा कट जाएगा, लेकिन ऐसा कटने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली होता ऐसे है, ऐसे स्ट्रक्चर्स में देखोगे तो आपको कटेगा नहीं, तो इसलिए 2 के पावर 4 लगा दोगे, जो आएगा आंसर 2 9 4 4 9 8 8 9 16 हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, सीधी सी बात है। सॉलिड एसिडिकल एक्सेस देखोगे हम डाले हैं, उसमें हम बताए थे एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होता है वो होता है 13, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है 9 और एक सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है 1। सबको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 23 क्यूबिक में। सबका सिमेट्री हम ऐड करके दिखाए थे कितना क्या होता है, टेबल बनवाए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चरल इंटरमीडिएट, नहीं 1 मिनट, क्या है ये, स्ट्रक्चरल स्टेबल स्ट्रक्चरल इंटरमीडिएट है ना, सीधी सी बात है। अगर प्लस रेजोनेंस कर, देखो यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ से भी रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, देखिए पाई बॉन्ड पहले काउंट कीजिए, इसमें 1 पाई बॉन्ड, इसमें 1 पाई बॉन्ड, इसमें 2 पाई बॉन्ड, इसमें 1 पाई बॉन्ड, तो जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा उसमें ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। सब जितना ज्यादा प्लस, सबसे पहले देखते हैं पाई बॉन्ड, एक ऑर्डर होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी देखने का, सबसे पहले पाई बॉन्ड, फिर देखते हैं नेगेटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव, फिर देखते हैं नेगेटिव पॉजिटिव सामने, फिर देखते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव दूर, एक ऑर्डर होता है, उससे क्वेश्चन बन जाता है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन विथ एल्केन ई, सीधी सी बात है, कौन जल्दी होगा, जो लाइट सेंसिटिव ज्यादा होगा जल्दी टूट जाएगा, तो एफ जल्दी टूटता है, एफ रेडिकल बहुत जल्दी टूटता है, और रेडिकल टूटने के बाद वो इतना एक्टिव होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, न्यूट्रल रहना पसंद नहीं करता, इसलिए बहुत एक्टिव है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। व्हाट आर द मिरर इंडिसेस ऑफ द प्लेन शॉन इन द एडजॉइनिंग यूनिट सेल, सीधी सी बात है, एक पॉइंट लेते हैं तो एक्स एक्सिस में कितना गए 1 पे गए तो 1 देखो, वाई एक्सिस में कितना गए, एक्चुअली -1 होना चाहिए, लेकिन -1 यहाँ पे है नहीं, 1 है, जेड में कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि प्लेन और जेड एक्सिस मेरा क्या है पैरेलल है, इसलिए इन्फिनाइट पे जाएगा, और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 आएगा, तो 1 1 0, क्योंकि वेस जो प्लेन होता है वो वेस इंडिसेस होता है, कटा कहाँ पे 1 1 इन्फिनाइट पे, इसका रेसिप्रोकल ये वेस इंडिसेस है, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 1 0 होगा, ये आपका हो जाएगा मिलर इंडिसेस, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन, सीधी सी बात है 3 पाई बॉन्ड है, और ये बेंजीन है मेरा, तो 3 पाई बॉन्ड है, और सिग्मा कितना 6, तो अंदर हो गया 6 बाहर 12, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइज्ड कार्बन शुड हैव द लॉन्गेस्ट CH बॉन्ड लेंथ, अच्छा तो सीधी सी बात है sp3 का साइज जो होता है वो बड़ा होता है, तो हाइड्रोजन रहेगा तो लॉन्ग होगा सबसे ज्यादा, sp का बहुत छोटा, sp2 का भी छोटा, सबसे बड़ा ऑर्बिटल किसका होता है sp3 का, p कैरेक्टर ज्यादा, साइज ज्यादा, तो साइज ज्यादा तो लॉन्ग बॉन्ड लेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन कौन है, तो CCl 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, CCl 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। रीमर टिमर रिएक्शन में भी यूज होता है, बहुत जगह पे ये रिएक्शन यूज होता है, डाइक्लोरोकार्बिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट ए डायस्ट्रियोमेरिक रिलेशनशिप, तो डायस्ट्रियोमेरिक रिलेशनशिप में क्या करो, फिर वही RS निकालो, और अगर पूरा चेंज नहीं हो रहा है तो आपका डायस्ट्रियोमर, अगर पूरा चेंज हो रहा है तो आपका इनांशियोमर। मैं एक चेक करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल कैसे चेक करना है, बाकी बस सब में अपना ट्राई करते रहिएगा। देखिए इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, तो यहाँ पे क्या आया 1 2 3, ठीक है 1 2 3 S आया, फोर्थ मेरा जो है बिलो है, यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3, नहीं इधर हो जाएगा 1 2 3, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 क्या हो जाएगा S, तो हो जाएगा R, तो S R आएगा। अब यहाँ पे देखिए हम ये वाला को लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा R का R रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा था देख लेंगे एक बार, 1 2 3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा R, तो हो जाएगा R। तो देखिए यहाँ पे क्या है R S है, यहाँ पे R R है, तो आधा चेंज हुआ ना, R R, देखो S का R तो हुआ लेकिन R का R ही रह गया, इसलिए ये जो है आपका डायस्ट्रियोमर है। तो जब पूरा पूरी चेंज नहीं होगा तो डायस्ट्रियोमर कहलाएगा, डायस्ट्रोमेरिक रिलेशनशिप।
और हम कैसे 1 2 किसको दिए ये CIP रूल बताता है, वो आप देख लेंगे एक बार। विच, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एन आइडियल फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो सीधी सी बात है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एन आइडियल फेस सेंटर, FCC के बारे में पूछ रहा है। द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑक्युपाइड ऑल 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, सही बात है, सब कॉर्नर पे एक ही जैसा होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कॉर्नर एटम ऑफ 1 यूनिट सेल इज 1/8 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर, बिल्कुल सही है, स्फीयर का 1/8 ही पार्ट रखता है। द कॉर्नर एटम आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, एक कॉर्नर एटम एक दूसरे के टच में नहीं होता है, बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन ए यूनिट सेल इज 3, नहीं 4 होता है, ये गलत है। एंड क्वेश्चन क्या पूछा था भाई, अच्छा इनकरेक्ट पूछा था, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस कैन बी प्रेडिक्टेड बाय दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस कैन बी प्रेडिक्टेड बाय दी। ठीक है, सीधी सी बात है, कहीं पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग देखते हैं इलेक्ट्रॉन का, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, डब्ल्यू यहाँ पे तो नो पॉलिश फ्यूजन नहीं, हाइजेनबर्ग नहीं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सही है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही ने बताया था आखिर साई स्क्वायर और साई के बारे में, और साई स्क्वायर ही बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द solubility limit of alkali and alkaline earth metal in liquid ammonia is tested by increasing metal concentration in the solvent till the, सीधी सी बात है, अल्कली मेटल्स डालते हैं अमोनिया में तो स्टार्टिंग में येलो कलर बन जाता है, येलो कलर के बाद बहुत ज़्यादा देर के बाद क्या होगा, अगर रिएक्ट डिजोल्व होने की कैपेसिटी खत्म हो गया, कहने का मतलब आपका ब्रोंज कलर में कन्वर्ट होता चला जाएगा, जैसे कि गोल्ड नंबर में ब्लू टू रेड होता था उस टाइप में। ठीक है, the equivalent conductance at infinite dilution of ethanol is इतना, what is the percentage dissociation of ethanol if its equivalent conductance is, सीधी सी बात है, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट अपॉन लिमिट, इक्विवेलेंट लिमिटिंग, तो ये कितना दिया हुआ है 3.98, लिमिटिंग कितना दिया हुआ है 398, सॉल्व करेंगे कितना आएगा यहाँ पे इंटू कितना 100। ठीक है, और पर यहाँ पे कितना आया तो ये कट जाएगा, अगर ये पॉइंट को हटाएंगे तो 1/100 इक्वल टू कितना है 0.01, और परसेंटेज में निकालते 100 मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वल टू कितना आया 1%, परसेंटेज में निकालना है तो अल्फा इज इक्वल टू ये होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपॉन लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, बस इतना ही याद रखना है, फार्मूला बेसिस पे क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन हर टॉपिक से पूछ रहा है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोकंडक्टर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द कंपाउंड्स ऑफ, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोकंडक्टर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द कंपाउंड्स ऑफ, सिलिकॉन से, सिलिकॉन से ही तो बनाते हैं। ठीक है, देख, अच्छा सुपर कंडक्टर है, सॉरी सेमीकंडक्टर नहीं है, सुपर कंडक्टर है, और सुपर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर सुपर कंडक्टर आर डिराइव्ड फ्रॉम द कंपाउंड्स ऑफ, सुपर कंडक्टर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होगा, क्योंकि सुपर कंडक्टर तो उसी से बनाते हैं। बाकी बात देख लेते हैं, इसमें कंफर्म हम भी नहीं है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट से, लैंथेनाइड एक्टिनाइड से नहीं बनाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट से बनाते हैं। चलो एक चीज हम भी सीख लिए। ठीक है, द कंसंट्रेशन, अगर सेमी कंडक्टर वहां बोलता तो सिलिकॉन से लेते हैं, लेकिन सुपर कंडक्टर की बात कर रहा था। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए वैरीज विद टाइम फॉर टू डिफरेंट रिएक्शंस एज शोन इन द फॉलोइंग प्लॉट्स। तो ग्राफ, रिएक्शन रेट का ग्राफ देखेंगे, क्या है ए और टाइम, टाइम के साथ साथ ए क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ग्राफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, जीरो ऑर्डर में क्या होता है, टी इज इक्वल टू एक्स बाय के, और टी इज इक्वल टू एक्स मतलब क्या होता है ए नॉट माइनस ए बाय के बाय के। तो यहाँ पे टी के साथ ए क्या हो रहा है, घट रहा है, लिनियरली घट रहा है, तो जीरो ऑर्डर में अगर आप हो गया सेट। अब यहाँ पे देखेंगे टाइम इज इक्वल टू 1/a ऐसे गया, तो फर्स्ट ऑर्डर में तो ऐसा ग्राफ कहीं मिलता नहीं है, क्योंकि एल एन लगा हुआ होता है। सेकेंड ऑर्डर में क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है 1/k 1/80 माइनस 1/a0। तो यहाँ पे क्या है टी और 1/a का वर्सेस ग्राफ सीधा गया है स्लोप के साथ, मतलब इंटरसेप्ट के साथ, तो सही है, ये है यहाँ से गया है, सही है। तो जीरो ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर का इक्वेशन में वो ग्राफ बना और सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन में ग्राफ बना, इसलिए जीरो ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, जीरो ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए करेक्ट प्रोडक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। तो ETONA जाएगा, तो ET मतलब बेस है 1 इक्विवेलेंट है, तो यहाँ एक नेगेटिव बनाएगा,
यहाँ पे एक नेगेटिव बनाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव को करेगा, ईटी आएगा, यहाँ पे ईटी आएगा, यहाँ पे ईटी आएगा, और HCl हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये टूट जाएगा और यहाँ पे OH आएगा, हीट कर दिए तो ये CO2 भी गायब हो जाएगा। देखो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ AH करके हाइड करके COOH आएगा, और हीट कर देंगे तो ये भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ET आएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसे डबल बॉन्ड ऐसे, और यहाँ पे ET मतलब CH2 CH3, बाकी बाद ये CO2 बन के निकल जाएगा, टूट जाएगा ये। तो देखो प्रोडक्ट किसमें है, मतलब एक तरफ देखो जस्ट उल्टा कर दिया है क्वेश्चन। हम बनाए थे कैसा, हम बनाए थे ऐसा, यहाँ से फिर इधर C2 CH2 CH3, मतलब एक CO से एक तरफ 3 कार्बन और एक तरफ एक कार्बन। तो यहाँ पे देखिए कौन है, एक तरफ 3 कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन, एक तरफ एक कार्बन। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड रिस्पेक्टिवली। सीधी सी बात है, बॉर्डर लाइन की बात पूछ रहा है, तो पतली जो था वो ट्रिक बताए भी थे बहुत सारा बॉर्डर लाइन याद करने का, ठीक है। तो जनरली लिथियम को हार्ड के केस में ही जनरली लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में अगर देखोगे तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा। तो इसे PTLI जो क्या होगा, बॉर्डर लाइन ना ही हार्ड एसिड है ना ही सॉफ्ट एसिड की बात कर रहा है, बॉर्डर लाइन की पूछ रहा था। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन फॉर NaCl KCl इतना R इतना रिस्पेक्टिवली। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन फॉर NaBr बिलीव। सीधी सी बात है, NaBr रखना है ना, तो Na वाला जोड़ो, NaCl वाला जोड़ दो 126, और Br वाला जोड़ दो 152, और बाकी बात देखो Na है और Br मिल गया, बाकी बात देखो KCl इस कंपाउंड में नहीं, इसको माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर 6 2 8 5 2 7 1 1 2 -1 50 1 50, तो सॉल्व कर दो, 8 में 5 8 7 में 5 2 1 128 आंसर आ जाएगा, सीधी सी बात, ठीक है। According to Debye-Hückel on Sagar equation, the correct option regarding 4 different electrolytes A, B, C, D in the graph below is। सीधी सी बात है, हम लोग दो ही Debye-Hückel ग्राफ जानते हैं। स्ट्रॉन्ग के लिए तो ऐसे बाई लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस बी रूट अंडर सी, या तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसे दो ही ग्राफ देखते हैं। तो B स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, A वीक इलेक्ट्रोलाइट, बाकी बस CD कहीं नहीं हम पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, C इज वीक इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल गलत है, A इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल गलत है, B इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहीं है, A इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, B इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सही है। NCERT में भी देखोगे तो यही दो ग्राफ मिलेगा, एक ऐसे और एक ऐसे, घुमा करके पूछ दिया क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए। प्रोडक्ट प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, अरे भाई कॉलेजन रीअरेंजमेंट है, ये इधर आ जाता है तो क्या होगा, ये एक्चुअली ये ऐसा होता है, वो H हो जाता है और यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाता है, ऐसा हो जाता है आंसर, देख लो कहाँ है। बाकी बात ये 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट टाइप में है कॉलेजन रीअरेंजमेंट, अब देखोगे तो समझ में आ जाएगा। If a molecular ion in compound has an odd number of nitrogen atom, its mass value appears in mass spectroscopy। जब भी नंबर है नाइट्रोजन का ऑड हो तो उसका मोलर मास हमेशा ऑड आता है, ठीक है, ये रूल होता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ग्लिसरॉल्डिहाइड सबसे छोटा होता है, उससे छोटा नहीं हो सकता। हाउ मेनी एक्सियल अप बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द चेयर कंफॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। सीधी सी बात है, एक्सियल कितना होता है 6 होता है, इक्वेटोरियल कितना होता है 6 होता है। अगर साइक्लोहेक्सेन ऐसे लेंगे तो एक्सियल इसको बोलते हैं, तो एक्सियल टोटल कितना है 6, लेकिन अप पूछा है, एक्सियल अप मतलब एक ये अप है यहाँ पे नीचे, एक ये अप है, एक ये अप है, एक्सियल अप 3 है, ठीक है। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो AlCl3 क्या करता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो ये यहाँ से जुड़ जाएगा, ये यहाँ से करके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो देख लीजिए कितना मेंबर रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग बन गया। बाकी बस Cl तो गायब हो जाएगा ना, Cl है गलत है, 5 मेंबर का रिंग गलत है, Cl है गायब हो जाएगा, खत्म हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर द कंपाउंड नोना क्वांट। नोना देखो, नोना क्वांट मतलब होता है 10 का मल्टीप्लाई, तो नोना मतलब 9 × 10, तो 90 का देखो कौन है आंसर, ये है 90 का आंसर, ठीक है। क्वांट जो होता है 10 का मल्टीप्लाई, जैसे में ट्राइक्वांट मतलब 30, टेट्राक्वांट मतलब 40। हम इस 10 क्वेश्चन को देख के तो हम शौक हो गए, अभी तक हम 10 ही बनाए, तब से थके जा रहे हैं 100 तक पहुंच गए हैं। चलिए
if the azimuthal quantum number is 2 and principal quantum number is 3, then the total number of accommodated electron in all the three, सीधी सी बात है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है और एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 है, मतलब L बराबर कितना है 2 है, मतलब D है, 3D की बात कर रहे हैं। तो 3D में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं, 5 ऑर्बिटल होता है, 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। आगे सिंथेसिस ऑफ ऑर्थो फॉर्माइल फेनॉल फ्रॉम फेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म इन द अल्कलाइन मीडियम इज अचीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, सीधी सी बात है। और एक सैलिसाइलडिहाइड की बात कर रहा है, ऑर्थोफॉर्माइल फेनॉल मतलब सैलिसाइलडिहाइड मतलब रिमर, सैलिसाइलिक एसिड मतलब कोलबेज रिएक्शन। 3.3 ग्राम ऑफ प्योर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वाज डिसॉल्व इन इतना। देखिए स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा अपॉन सी इंटू एल। और एक चीज ध्यान देना, अल्फा कितना दिया हुआ है, वाज मेजर्ड 20 डिग्री सेल्सियस। कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है 3.3 ग्राम, 3.3 ग्राम पर लीटर। कंसंट्रेशन होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, अपॉन कितना में 10 में, इंटू लेंथ कितना दिया हुआ है, डेसीमीटर में होता है ये, 10 सेंटीमीटर है, इसको डेसीमीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि लेंथ यहाँ डेसीमीटर में होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 डेसीमीटर, है ना, आपका 10 इंटू 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 तो 10 के पावर -1, 10 10 10, ठीक है। तो 1 डेसीमीटर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, 200 डिवाइडेड बाय 3.3, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तो गलती कर रहे हैं हम, 10 ml of ethanol and the solution placed in 10 centimeter long parameter in optically rotation of alpha of 66 was measured at इतना डिग्री सेल्सियस। अच्छा ये 66 है, 66 है, यहाँ पे देखिए गलत है, 66 है डिवाइड बाय 33। अब यहाँ पे करेंगे 10 ऊपर जाएगा तो इंटू 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आंसर, इतना है ना, हम इसको ले लिए थे, गलत ले लिए थे, तो गलत आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए ये चीज़ यहाँ पे यूनिट आपको याद रखना है कि जो अल्फा लेते हैं वो तो डिग्री में लेते हैं, सी लेते हैं ग्राम पर ml में लेते हैं, और जो एल लेते हैं लेंथ लेते हैं वो डेसीमीटर में लेते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर, ये जो ऑप्टिकल रोटेशन वाला क्वेश्चन है बहुत बार नेट में पूछा है। सेकेंड ऑर्डर ब्रैक्स डिफ्रेक्शन बाय इंसिडेंट वेवलेंथ इतना फ्रॉम पैरेलल प्लेन्स ऑफ जिंक ब्लेंड ऑकर्स एट एन एंगल इतना, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, सीधी सी बात है, यहाँ पे फॉर्मूला एन लैम्बडा अपॉन 2d साइन थीटा, ठीक है। एन सेकेंड ऑर्डर है, लैम्बडा कितना है 2 एंगस्ट्रॉम है, इज इक्वल टू 2d पूछा है साइन थीटा, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू कितना 4 एंगस्ट्रॉम, तो कितना 4 एंगस्ट्रॉम है, नहीं दिया हुआ आंसर, अच्छा 4 एंगस्ट्रॉम ऑप्शन नहीं है, 4 एंगस्ट्रॉम। ये कितना सिंपल कैलकुलेशन दिया है, लेकिन सारा फार्मूला याद होना चाहिए। एक चीज एनालिसिस कर रहे हैं, सिलेबस का हर पार्ट को कवर अप किया है, लेकिन आपको फार्मूला याद होगा तब बनेगा, अदरवाइज एक चैप्टर से नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू मेजर द रिलेटिव एंगल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ साइक्लोहेक्सेन, सीधी सी बात है, हीट ऑफ कंबसन ज्यादा, हीट ऑफ कंबसन ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, हीट ऑफ कंबसन कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। तो हीट ऑफ कंबसन से ही करते हैं स्टेबिलिटी का पहचान, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन नेवर बी लिक्विफाइड, सीधी सी बात है, आइडियल गैस के बीच में अगर मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन ही नहीं माना जाएगा तो कभी भी आपका वो लिक्विफाइड नहीं किया जाएगा। आइडियल गैसेस, देखो इसका आंसर एक्चुअली हीलियम भी है, हीलियम को भी बोल सकते हो कि लिक्विफाई नहीं कर सकते, लेकिन हाइड्रोजन को भी बोल सकते, लेकिन ये हाइड्रोजन हीलियम ये बहुत ज्यादा प्रेशर देने से रियल गैस मानेंगे, लेकिन एक्चुअली जो मोर करेक्ट आंसर है आइडियल गैस। क्यों? क्योंकि उसमें माना ही जाता है कि अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच है ही नहीं, जब अट्रैक्शन ही नहीं रहेगा तो कैसे हो जाएगा लिक्विफाई, नहीं होगा ना, तो नहीं होगा। मोर करेक्ट आंसर ये, बाकी बात इसको बहुत ज्यादा कंडीशन कम लगाएंगे तो हो ही जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट ही पढ़ लेते हैं एक बार, जल्दी हो जाएगा।
ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आर न्यूक्लियोफाइल बट नॉट बेस, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नेगेटिव है मतलब न्यूक्लियोफाइल भी और बेस है, इस गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हायर sugar is produced from D-arabinose when it undergoes the Killian-Fisher synthesis। सीधी सी बात है, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा तब आगे बनेगा, अदरवाइज तो बनेगा ही नहीं। तो डी-अराबिनोज का स्ट्रक्चर हमें भी पता नहीं है, लेकिन हमें पता है ऐसा होता है। 1 2 3 4 5 यही होता है डी-अराबिनोज का। तो भाई सीधी सी बात है, इसको किलियानी सिंथेसिस करोगे जब केसीएन और आपको NaOH से रिएक्शन जब करोगे इसको फॉर्मल्डिहाइड से, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड नहीं केसीएन NaOH से, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, या तो इसका जो है ये तो यही रहेगा ना, यहाँ पे रिएक्शन तो कर नहीं रहा है, यहाँ पे रिएक्शन तो कर नहीं रहा है, यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है ना, तो यहाँ पे या तो इधर OH बनेगा या तो इधर OH बनेगा, बाकी बाद ऊपर CH2 बनेगा। तो जब इधर OH बना तो ग्लूकोज और इधर बना तो माइनोज, क्योंकि ग्लूकोज और माइनोज जो है वो C2 है, तो ग्लूकोज और माइनोज आंसर। तो पहले अराबिनोज का स्ट्रक्चर ये पता रहेगा, और यही सेम किसका होता है वो चीज मिलाना पड़ेगा। ये सब केवल स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट में स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है जानना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूपेक नेम ऑफ कैम्फर। भाई कैम्फर का तो आपका ऐसा होता है, कैम्फर 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 कैम्फर, ऐसा 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 ही ना होता है कैम्फर, देख लो कैम्फर ऐसा ही होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 7 देखिए कहाँ है, 2 पे कीटोन कहाँ है, पहले 2 पे 1 2 पे 1 सब पे 2 पे 1, ठीक है। और 177 कहाँ है, तो 177 सब में 7 7, तो ट्राई मिथाइल बाईसाइक्लो 221, और टोटल कितना कार्बन था, 6 था, और एक बीच में था 7 था, तो हेप्टेन है हेप्टेन है हेप्टेन है। 2 2 देखो यही चीज है 2 2 1, केवल इसी से अंतर हुआ। 2 2 1 मतलब ऐसा था ना, तो इधर दो और इधर एक कॉर्नर, 2 2 1, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेबल एलिमेंट्स आर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, अल्कली मेटल का सबसे नीचे कौन है, सीजियम, और सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हाइड्रोजन का सबसे ऊपर, हाइड्रोजन का सबसे ऊपर कौन है, फ्लोरीन। तो हो जाएगा आंसर ये। एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस एक्स इज इतना, व्हाट वुड बी द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस वाई एट एनटीपी। अच्छा मोलिकुलर मास दिया हुआ है, वही सोच रहे थे, मोलिकुलर मास नहीं दिया हुआ कैसे। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √3RT/m इज इक्वल टू, तो कितना है एक्स का, वेलोसिटी ऑफ एक्स इज इतना 200 दिया हुआ है, कब 3RT/m, m मोलिकुलर मास एक्स का कितना है 2 है, तो इसको इधर ले आओ, मतलब 200 इंटू √2 इज इक्वल टू कितना है √3RT। अब पूछ किसका रहे, मतलब इसको ऐसा ही रहने दो, उसके बाद इसको नेक्स्ट करो, हमको भी निकालना है किसका, जब 3RT/32 हो जाए तब। तो कोशिश करो इसको इक्वल करने का, तो कितना करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं, √3RT/8 सॉरी 2, यहाँ पे इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इतना ले आना है, √2 कुछ बाहर निकालना है, तो क्या करेंगे 16 16, यहाँ पे इसको कर सकते हैं 1/4/2, क्यों, क्योंकि 4 चौक 16 16 दूनी 32 ऐसा हो गया। अब इतना इज इक्वल टू हम पुट कर देंगे कितना 200, तो भी इज इक्वल टू कितना 1/4 इंटू 200, ठीक है। तो आंसर कितना होगा 4 5 20, 50 होगा आंसर, ठीक है। कितना हो जाएगा 50। कैलकुलेशन बहुत मन से नहीं किए हैं, ठीक है, आंसर गलत इसलिए आ गया है, या यहाँ सॉल्व कर ही लेते हैं। देखिए अरे 1200 था इसलिए गलत आंसर आया था, 1200, एक मिनट, हाँ 1200 था इसलिए आंसर गलत आया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि v इज इक्वल टू कितना है, v इज इक्वल टू मेरा आया था यहाँ पे 200 ले रहे थे, अपन 4 कर रहे थे, वहां पे 1200 कर दो 300 आ जाएगा आंसर,
है ना, आ जाएगा आंसर 300। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद डिक्रीज कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी। सीधी सी बात है, रेजोनेंस होगा फ्रीक्वेंसी कम करेगा, रेजोनेंस होगा फ्रीक्वेंसी कम करेगा, रेजोनेंस होगा फ्रीक्वेंसी कम करेगा, रेजोनेंस होगा फ्रीक्वेंसी कम होगा। सबसे पहले देखो रेजोनेंस कम, सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम यहाँ पे है। ठीक है, सबसे कम कहाँ पे है, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड से रेजोनेंस कम होता है देन लोन पेयर, तो सबसे कम रेजोनेंस। तो सब क्या पूछा है, विद डिक्रीजिंग कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी।
हेलो एवरीवन, कुछ टेक्निकल इशू के कारण इस तरह से हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच इक्वल टू सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पुटअप करेंगे टी डेल्टा एस, जीरो मान के सॉल्व करेंगे। टी इज इक्वल टू 300, मतलब इस टेम्परेचर पे जो होगा ये आपका इक्विलिब्रियम में होगा। इससे ज्यादा जब होगा तो देखिए ये पार्ट ज्यादा हो जाएगा तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यू मतलब स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद क्या है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ ऑल परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टू बी टेकन एज जीरो। अब दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू विच लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सीधी सी बात है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में बोला ही था जीरो केल्विन टेम्परेचर पे परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग आर द करेक्ट प्रोडक्ट बाय द रिएक्शन इन द लिक्विड सॉल्वेंट SO2, ठीक है। तो सीधी सी बात है SO2 में SO प्लस एसिड होगा और SO3 माइनस होगा, दोनों कंबाइन हो जाएगा तो H2O4 मतलब SO2 और KCl। तो देखो SO2 प्लस KCl कहाँ है, ये है आंसर। जो सॉल्वेंट का पॉजिटिव पार्ट है वो एसिड, नेगेटिव पार्ट है वो बेस। द आयनिक रेडिया ऑफ लेंथेनाइड आयंस हायर मास से, सॉरी लोअर एटॉमिक नंबर से हायर एटॉमिक नंबर में कम होते जाता है, इसी को बोलते हैं लेंथेनाइड कंडक्शन, डिक्रीज होगा लिथेनियम प्लेटिनम। दस स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए 0.01 नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज 1.5 इंटू 10⁻³ पर ओम पर सेंटीमीटर एंड सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी द सेल इज इतना द ऑब्जॉर्ब कंडक्टेंस ऑफ द, ये नहीं बताएंगे यार, नहीं जानते हैं। चलो देखिए आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई, इसको रेसिप्रोकल कर दो 1/r इज इक्वल टू 1/रो, इसको रेसिप्रोकल कर दोगे क्या हो जाएगा A/L। तो यहाँ पे 1/r स्पेसिफिक कंडक्टेंस वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1.5 इंटू 10⁻³ और नहीं 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 नहीं, गलत है गलत है गलत है गलत है गलत, ये निकालना है आपको, कंडक्टेंस निकालना है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ है इसका कितना 1.5 इंटू 10⁻³ 1/r को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट अब दे इतना सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब L/A का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.5, ठीक है। अरे यार कुछ तो गोलमाल है, एक मिनट देख लेते हैं। एंड द सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ द सेल इज इतना द ऑब्जॉर्ब कंडक्टेंस, सही चीज है, वही चीज था। देखिए यहाँ पे क्या था, G इज इक्वल टू कप्पा 1/L/A, ठीक है, मतलब कप्पा अपॉन सेल कांस्टेंट। तो कप्पा दिया हुआ था कितना 1.5 इंटू 10⁻³ और सेल कांस्टेंट दिया हुआ कितना 0.5। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे -3 है तो 5 दिया 15, ठीक है, तो 3 इंटू 10⁻³ आंसर आ जाएगा। सीधी सी बात है, फार्मूला का बैठाना है। फार्मूला आपको सारा याद होना चाहिए, बाकी बात क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनो बोरेन विथ एल्किन, सीधी सी बात है भाई, ऑर्गेनो बोरेन का यूज कब करते हैं, जब एल्किन से एल्कोहल लेते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन टू एल्कोहल सही है यार। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट इन द कोरे हाउस सिंथेसिस ऑफ एन एल्किन, गिलमांस रिएजेंट यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सुगर्स गिव ऑप्टिकली एक्टिव डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स एज ए प्रोडक्ट ऑन HNO3 ऑक्सीडेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ऑप्टिकली एक्टिव डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अब देखो ऑप्टिकली एक्टिव कौन है, अगर ग्लैक्टोज लोगे तो ग्लैक्टोज बोलते किसको, वो पहले याद रखना पड़ेगा। तो CHO CH2 OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, इसको बोलते हैं ग्लैक्टोज, इसको बोलते हैं ग्लैक्टोज। तो बोलता है क्या ऑप्टिकली, नहीं गलत है, 1 2 3 4 5, ये गलत बता रहे हैं हम आप लोगों को। ग्लैक्टोज इसको नहीं बोलते, ग्लैक्टोज इसको बोलते हैं, इधर H इधर OH, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सुगर्स गिव ऑप्टिकली एक्टिव डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एज ए प्रोडक्ट एंड HNO3, कुछ तो गलत बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4, हाँ तो ये हुआ ना गलत,
ग्लूकोज का C4 इपीमर होता है गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज का C4 मतलब ये हो गया कि आपका जो ग्लूकोज होगा, चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। गैलेक्टोज का जो स्ट्रक्चर होगा ना वो ये होगा, CHO CH2OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, ये होगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्लेन पोलराइड, ये प्लेन है, प्लेन से कट जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आके डी फॉर्म दिया था, इसको एल फॉर्म होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। डी गलैक्टोज, ये डी गलैक्टोज है, एल गलैक्टोज में भी कैसा होगा, OH इधर आ जाएगा और CH, इसमें भी क्या होगा, ये आपका हाफ अप कट जाएगा, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। टैलोज क्या होता है, तो टैलोज एक्चुअली क्या होता है, ये सबका स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमें थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद है इसका स्ट्रक्चर सारा, ठीक है। टैलोज जो होता है वो ये एक्चुअली शायद स्ट्रक्चर होता है इसका, CHO CH2OH OH एक्चुअली शायद ये स्ट्रक्चर होता है। एक बार आप पर भी कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, एक्चुअली जब ये COOH में बदलेगा तो ये क्या होगा, ये इधर इधर सेम नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका टैलोज जो होगा, टैलोज जो होगा वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एलोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, एलोज का स्ट्रक्चर ये होता है, 1 2 3 4, ये एलोज का स्ट्रक्चर ये होता है। एलोज का स्ट्रक्चर ये कंफर्म है, ठीक है। लैक्टोज जो है वो थोड़ा सा गलती लग रहा था हमें, बाकी बाद एक बार देख लीजिएगा। तो टैलोज में ऐसा स्ट्रक्चर होने के कारण प्लेन से कटता नहीं है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेसिफिक रिएजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेसिफिक reagent used in the allylic oxidation of alcohol to the carbonyl group। सीधी सी बात है, SeO2 या तो MnO2 SeO2 आंसर है, MnO2 आंसर है दिया हुआ, ठीक है। विच फीचर्स अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग चेन पॉलीमराइजेशन। चेन पॉलीमराइजेशन क्या है, सीधी सी बात है, पेरोक्साइड बनता है और चेन बढ़ते जाता है, मोनोमर्स डिसअपियर अर्ली इन द रिएक्शन। इनकरेक्ट, ऐसा तो होता नहीं, डिसअपियर थोड़ी ना हो जाता, वही तो चेन बनाते हुए आगे जाता है, गलत है। मोनोमर कनेक्शन डिक्रीजेज स्टीडली, कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होता जाएगा, ये सही है। ए लॉन्ग रिएक्शन टाइम्स गिव्स हाई यील्ड बट इफेक्ट मोलिकुलर वेट ए लिटिल, सही है। हाई यील्ड देता जाएगा, जितना टाइम दोगे उतना बड़ा बनेगा। मोनोमर्स आर अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है। रेडिकल तभी बनेगा जब मोनोसैचुरेटेड मतलब अनसैचुरेटेड होगा, डबल बॉन्ड होगा। मतलब गलत स्टेटमेंट कौन है, ये है, पहले खत्म नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो एक बार इसी को हम पढ़ लेते हैं। राइट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन द कंपाउंड इनहेंस द फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन देने वाला फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कम करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द C4 एपिमर ऑफ डी एलोज। देखिए डी एलोज जो है, ये चीज आपका यहाँ पे हुआ। देखिए एलोज का स्ट्रक्चर क्या था, मेरा CHO CH2OH था। एलोज का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, सब सेम। ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर उस समय हम गलत बना रहे हैं, ठीक है। ग्लैक्टोज का जो उस समय स्ट्रक्चर बना रहे थे वो गलत था। ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर ऐसे ऐसा होगा, OH H H OH और H OH और ये OH और H, ये एक्चुअली ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर था। जो इससे पहले जो बताया वो गलत है, ठीक है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री था, इसलिए वहां पे नहीं 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 नहीं, कुछ तो है ग्लैक्टोज में, यहाँ हम मिस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं यहाँ पे कुछ ग्लैक्टोज का, ठीक है। देखिए
ये आपका एलोज का स्ट्रक्चर है जिसमें OH क्या है, कंप्लीट ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे टाइम ज्यादा नहीं देते। अब इसका क्या है, C4 इपीमर, इसका क्या है, C4 इपीमर है। C4 इपीमर कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4, ये OH इधर आ जाना, ये H इधर आ जाना, ठीक है। तो ऐसा किस में होता है, तो अल्ट्रोज में तो होता नहीं। अल्ट्रोज जो होता है इसका C3 इपीमर, मतलब यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे अल्ट्रोज में। एक बार इसका स्ट्रक्चर देखोगे, अल्ट्रोज में होता नहीं है, ग्लूकोज में भी नहीं होता, ग्लूकोज में भी स्ट्रक्चर होता था। जब C4 पे चेंज करोगे तो ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। और ग्लूकोज का C4 इपीमर गैलेक्टोज होता है, ग्लूकोज का C4 इपीमर गैलेक्टोज होता है, ग्लूकोज का C2 इपीमर मैनोज होता है। इस तरह से याद करना है। अभी थोड़ा सा क्या है कि बहुत देर से कर रहे हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ चला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस ऑफ पॉलीमर फॉर्मेशन स्टार्ट्स फ्रॉम मोनोमर। अरे पॉलीमर स्टार्ट कहाँ से होगा, या तो एडिशन ऑफ मोनोमर्स है तो कंडेंसेशन बिटवीन मोनोमर्स, तो एडिशन है नहीं ऑप्शन, तो कंडेंसेशन बिटवीन मोनोमर्स। दो ही तो रिएक्शन प्रोसेस होता है, या तो एडिशन या तो कंडेंसेशन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन है, जिसका ऑक्सीजन फ्री नहीं है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में ऑक्सीजन फ्री नहीं है, तो सुक्रोज है आंसर। एनऑर्गेनिक कंपाउंड इतना एक्टिवेट द फॉलोइंग डेटा। देखिए 1600 दिखा रहा है, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड विद रेजोनेंस है। कार्बोनिल कंपाउंड विद रेजोनेंस देखो, कार्बोनिल कंपाउंड विद रेजोनेंस, कार्बोनिल नहीं है, एस्टर है, गया काम से। कार्बोनिल विद बेंजीन के साथ रेजोनेंस सही है, कार्बोनिल बेंजीन के साथ रेजोनेंस सही है, कार्बोनिल एस्टर है, गया काम से। और उसके बाद देखो डेटा कितना दिखा रहा है, हाइड्रोजन एक, NMR सिग्नल दो और एक तीन, तीन टाइप का हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखिए ये आपका एक टाइप का जैसा लगेगा, एक और एक, दो और एक तीन। इसमें क्या है, ये दोनों एक जैसा लग रहा है, नहीं, एक दो और तीन, ये दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे आप देखो 3 हाइड्रोजन जो दे रहा है वो सिंगलेट दे रहा है, 3 हाइड्रोजन इसमें सिंगलेट है नहीं कहीं, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है जो उसके आसपास हाइड्रोजन नहीं है, मतलब सिंगलेट है, तो 3 हाइड्रोजन सिंगलेट, मतलब थर्ड होगा आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनाइड एलिमेंट डज नॉट अकर नेचुरली। कौन सा जो है, सीधी सी बात है, हम पढ़ते लेंथेनाइड में प्रधान मिनिस्टर जो होता है, मतलब PM जो होता है, वो रेडियोएक्टिव होता है, बनाया हुआ है, नेचुरली अकरिंग नहीं होता है, वो बनाया हुआ एलिमेंट है। सेलेक्ट द करेक्ट नेम ऑफ द rearrangement reaction in which phenolic esters can be rearranged by heating with Friedel Crafts कैटलिस्ट। इन यार प्राइज रीअरेंजमेंट है, जिस तरह से कलेजन रीअरेंजमेंट होता है वो प्राइज रीअरेंजमेंट है। ये OCOR जब AlCl3 डालते हैं तो क्या होता है, ऐसा बन जाता है प्राइज रीअरेंजमेंट, COCH3, ठीक है। उसके बाद द वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रोडक्ट व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद बेंजल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है। इसको नहीं बताएंगे। which of the following is the correct product with D glucose is treated with benzaldehyde in the presence of, सीधी सी बात है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। ग्लूकोज है ये OH है, ये H है, CH2 है, OH है, OH है, H है, OH है, H है, H है, OH है, ठीक है। अब यार सही बनाएंगे अभी हम गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर सही बनाएंगे। ग्लूकोज का C4 इपीमर है, मन नहीं लग रहा है जब तक सही नहीं बनाएंगे। C4 इपीमर है तो 1 2 3 4, 4 पे चेंज कर देंगे, OH H H OH H OH OH H। देखो ये है एक्चुअल गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर, ये है एक्चुअल गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर ये, ठीक है। तो इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री था इसलिए था, वो गलत हुआ था, हो गया था, ठीक है। ये ग्लूकोज है। अब यहाँ पे बोल रहा है एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा, एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R, यहाँ पे H। तो देखो 2 OH चाहिए और 2 OH चाहिए जो 6 मेंबर बना दे। तो 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन 1 2 3 4 5, तो मतलब 1 2 3 4, 4 वाला और 6 वाला से रिएक्शन कर सकता है, और एक साइड में कहीं है ही नहीं, यहाँ से कर नहीं सकता। तो 4 6 वाला से 6 मेंबर बनेगा जो कि 1 OH है, तो 4 6 वाला, इसलिए आंसर दिया हुआ 4 6, ठीक है। आगे द लिमिटिंग रेडियस रेशियो ऑफ क्यूबिक ऑक्टाहेड्रल
तो रेडियस रेशियो का वैल्यू जितना ज्यादा उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो किसका ज्यादा था? 7.3 क्यूबिक का, तो क्यूबिक का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम कैटालाइसिस? एंजाइम कैटालाइसिस टर्न इनकरेक्ट पूछ रहा है। इन द टर्न ओवर नंबर एंजाइम कैटालाइसिस नेग्लिजिबल। मतलब छोटा सा एंजाइम में बहुत रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना देते हैं, मतलब टर्न ओवर नंबर बहुत ज्यादा हुआ ना, बहुत कम कैसे होगा? ये आंसर आपका गलत है, इसका टर्न ओवर नंबर ज्यादा होना चाहिए। 2 mole of an ideal gas expands from ethanol to ethanol at a constant temperature T Kelvin. The free energy of the system would be। देखो इसका निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस निकालते हैं, ठीक है, माइनस टी। और डेल्टा एस के लिए क्या करते हैं, आइडियल गैस एक्सपेंड फ्रॉम इतना तो इतना एन आर एल एन पी वन अपॉन पी टू से सॉल्व करोगे, इस फॉर्मूला से सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा आराम से, बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व हम नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, बहुत टाइम हो गया। द एंट्रोपी चेंज फॉर कूलिंग ऑफ इतना ग्राम ऑफ हीलियम गैस फ्रॉम ए टेम्परेचर ऑफ इतना केल्विन टू ए टेम्परेचर ऑफ इतना केल्विन एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर विदाउट ट्रांसफर ऑफ फेज एट आइसोकोरिक प्रोसेसेस। इसके लिए भी फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा एस निकाल रहे हैं तो एन आर एल एन नहीं एन रे डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी बी एल एन टी टू अपॉन टी वन, ये फार्मूला लगेगा। और सी बी जो है मोनोटॉमिक गैस है, हीलियम मोनोटॉमिक गैस है, सी बी लेंगे 3 कैलोरी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, टी वन टी टू बैठा देंगे, एल एन इसको सॉल्व करेंगे, एन इज इक्वल टू कितना है 4 ग्राम है, तो 1 मोल लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आराम से आ जाएगा। उसके बावजूद भी डिस्क्रिपेंसी दिया हुआ है, मतलब हो सकता है कुछ गलती हुआ होगा उस समय, ठीक है। उसके बाद द जिगलर नाइट्रोलिफिन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय द, इनिशिएटेड कैसे होता है, जिगलर नाइट्रो कैटालिस्ट क्या होता है TiCl4 और एल्यूमिनियम ट्राइइथाइल, ठीक है। तो पहले कम्प्लेक्स बनाता है फिर जाकर रिएक्शन करता है, रेडिकल मैकेनिज्म से ये नहीं जाता है, इसलिए क्या है हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाता है ये, इसलिए एल्किन मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्च रिडक्शन प्रोडक्ट्स ऑफ एनिसोल? जब एनिसोल ले रहे हैं तो बर्च रिडक्शन होगा, तो वो CH3 है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो ऐसा होता है, ऐसे रिडक्शन होता है, ऐसे रिडक्शन मतलब ऐसा होगा। और अगर कोई विड्रोविंग ग्रुप होता है तो उसी के तरफ से होता है। तो देखिए इसका आंसर कहाँ है, ऐसा ऐसा देखिए, तो आपका ये हुआ ऐसे। मोलर अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ ए सब्सटेंस इज इतना, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स इफ प्लेस्ड इन ए सेल, इतना सेंटीमीटर पाथ लेंथ हैविंग अब्जॉर्प्शन ऑफ इतना, ठीक है। सीधी सी बात है, फार्मूला लगेगा A इज इक्वल टू इप्सिला C इंटू एल, लैम्बर्ट बियर लॉ। मोलर अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ ए सब्सटेंस इज इतना, ये दिया हुआ है आपका। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, C पूछ रहा है आपको, ठीक है। इन ए सेल ऑफ इतना लेंथ दिया हुआ है और A भी दिया हुआ है, तो 0.5 इज इक्वल टू 10⁴ इंटू C पूछ रहा है, और लेंथ कितना दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.5 यहाँ पे सॉल्व करोगे, C इज इक्वल टू कितना 0.5 डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻⁻4। अब इसको बढ़ाओगे तो इसको कम करोगे तो माइनस हो जाएगा 5 कट जाएगा, तो आंसर दिया है ये, ठीक है। विच रिएजेंट अमंग द फॉलोइंग आर यूज्ड इन ए क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन? भाई क्लेमेंसन रिडक्शन में जिंक अमलगम HCl लेते हैं, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज यूज्ड इन द कनिजारुज रिएक्शन? कनिजारुज रिएक्शन में जो है वो किसको हम लेते हैं, तो KOH को लेते हैं या तो NaOH को जनरली लेते हैं। फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज? क्या करते हैं, जो साइक्लिक प्रोसेस में थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज है मतलब जीरो है, एग्जैक्ट फंक्शन है मतलब जीरो है, तो देखो डेल्टा Q थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी नहीं है, Q जीरो, W है नहीं, तो डेल्टा E बोले थे भी हम 4 थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज होता है, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स हैज द लोवेस्ट पीके वैल्यू? जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका पीके वैल्यू सबसे कम होगा, तो जितना विड्रोविंग ग्रुप होगा उतना एसिडिक ज्यादा होगा, तो इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ट्राइक्लोरो एसिडिक होगा, CCl तो वो 3 विड्रोविंग ग्रुप है जिसके कारण से ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक मतलब पीके वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एक्वा सॉल्वेंट डज नॉट अंडरगो ऑटो आयोनाइजेशन?
कौन ऑटो आयनाइजेशन नहीं करेगा, कौन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, तो एक ही नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते तो ऑटो आयनाइजेशन नहीं करता, CCl4 जो कि प्लस माइनस में टूटता नहीं है, SO2 SO प्लस SO3 माइनस में टूटता है। उसी तरह से आपका CCl4 कोई प्लस और माइनस में टूटता नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कार्बन का वैलेंसी चेंज नहीं हो सकता है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए माइनस में बन नहीं पाता है। विच ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग हैज ए पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, भाई कंफिग्रेशन कर लो, देखो कि इसमें पार्शियली फिल्ड है, पूरा भरा हुआ नहीं है। द क्रिस्टल सिस्टम इन विच ए बराबर बी बराबर सी नहीं है, देखो अब यहाँ पे देखो गामा बराबर 120 डिग्री, मतलब हम ट्रिक भी बताए थे, ये तभी हो सकता है जब हेक्सागोनल होगा तो हेक्सागोनल होगा। एंड इमेजिनरी लाइन्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ क्रिस्टल सच दैट व्हेन द सिस्टम इज रोटेटेड, भाई सीधी सी बात है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं, एक एक्सिस के चारों तरफ अगर सिमेट्रिकल है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द हाइलाइट आयंस, हाइलाइट्स आयन में सबसे जो नीचे वाला होगा सॉफ्ट होगा, सबसे ऊपर वाला हार्ड होगा, F माइनस आयन इज हार्डर बेस और I माइनस इज सॉफ्टर बेस, ठीक है। द को रिएक्टेंट यूज्ड इन इपॉक्सी रेजिन प्रिपरेशन इज टर्म्ड एज, सीधी सी बात है, कोई भी चीज अगर इपॉक्सी रेजिन है तो कोई भी रेजिन से पॉलीमर बनाते हैं, उसमें कोई भी चीज जनरली डालते हैं या तो वोल्कनाइजेशन के लिए डालते हैं या तो हार्ड बनाने के लिए डालते हैं, और रेजिन बना रहे हैं तो रेजिन को हार्ड बनाने के लिए डालते हैं, इसलिए बोलते हैं हार्डेनर, हार्ड बनाने के वाला चीज को बोलते हैं हार्डेनर। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ आर्गन ब्यूटेन विच गैस कैन नॉट लिक्विफाई एट ए टेम्परेचर ऑफ इतना, इसको केल्विन में बदलो, इसको केल्विन में बदल लिया, इस केल्विन से ऊपर जिसका भी टेम्परेचर आ रहा है चारों में वो आपका गैस लिक्विफाई नहीं होगा, ठीक है। इसका केल्विन में बदल दिया, इस केल्विन से ऊपर जिसका भी क्रिटिकल टेम्परेचर ऊपर आ रहा है वो आपका लिक्विफाई नहीं होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो सबसे जो हाईएस्ट वाला होगा उसको मार दीजिएगा। तो यहाँ हमें सबसे लोवेस्ट वाला, एक बार इसको बना के देखिएगा, ठीक है, इस टेम्परेचर से किसका आ रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नॉट बी लेस देन 1, एक से हाइड्रोजन और हीलियम का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है वो 1 से हमेशा बड़ा होता है, हाइड्रोजन और हीलियम में ऑप्शन हीलियम है तो हीलियम होगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन द पोटेशियम साल्ट ऑफ इथाइल एसिटोएसिटेट इज ट्रीटेड विद इथाइल सल्फोनेट, एक 50 नंबर क्वेश्चन है, इसको आराम से नेगेटिव बना के अटैक कीजिए, इनोलाइट बनाइए। देखिए ये सॉल्वेंट होता है इसलिए ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, यहाँ से रिएक्शन नहीं करेगा, ऑक्सीजन वाला प्रोडक्ट कहाँ है, ऑक्सीजन वाला प्रोडक्ट यहाँ है, तो ये आंसर ये होगा। तो